राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो बहुत सारे सवाल थे और विपक्षियों के बहुत सारे सवाल ये थे कि इसका मकसद क्या है कामयाब होगी और शायद हो सकता है कि बीच में ध्वस्त भी हो जाए। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई, जनता का समर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला और हर जगह एक ही बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा करके एक मैसेज देने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार है और 24 घंटे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके साथ 1-to-1 फेस टू फेस लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश भर में तैयार है। अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम राहुल गांधी ने उस भारत जोड़ो यात्रा से किया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नए जोश और ऊर्जा का संचार भी किया। अब बात करें अगर हरियाणा की, हरियाणा जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत ही एक्टिव स्टेट है, लोगों की जिज्ञासा और जागरूकता इतनी है कि छोटी से छोटी बात अगर आप राजनीति से जुड़ी हुई यहाँ बात करते हैं तो लोगों के हर तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए आप हरियाणा में तैयार रह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लोग राजनीतिक तौर पर हरियाणा में इतने जागरूक हैं। हरियाणा का एक बड़ा राजनीतिक परिवार, बड़ा राजनीतिक घराना चौधरी बीरेंद्र सिंह का लगभग 5 दशक से ज़्यादा की राजनीति, न जाने कितने मुख्यमंत्री उनके सामने उन्होंने सरकारें चलाते देखे और बदलते हुए देखे, कितनी ही सरकारें आई और गई। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कद वैसा का वैसा रहा। आज भी उसी जज्बे, उसी जोश और जुनून के साथ जनता के बीच में चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपने परिवार की, और लोगों की समस्याओं के लिए वो हर वक्त इस उम्र के पड़ाव पर भी वो तत्पर दिखाई देते हैं। बात करते हैं उन्हीं के परिवार की, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की। उनके सुपुत्र चौधरी बृजेंद्र सिंह जो IAS ऑफिसर रहे, वहाँ से त्यागपत्र देकर उन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा। कदम रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत की राजनीति की, सांसद बने और अब फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 2 से ढाई साल में कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस पार्टी के आवाज़ को बुलंद करते हुए हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो हल्के में लेने का काम ना करे, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर हजारों लाखों लोग हैं और आज भी वो हर तरह का लोहा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। इसी कड़ी में अगर बात करें, भारत जोड़ो यात्रा ये दिखा चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे राहुल गांधी का मजाक उड़ाए, चाहे उनकी बात को सीरियसली ना ले, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि अगर साफ नीयत के साथ कोई काम किया जाए और पूरे देश भर के लोगों के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए तो जनता रिस्पॉन्ड करती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा की शुरुआत हुई। सद्भाव यात्रा की शुरुआत की चौधरी बृजेंद्र सिंह ने 7 महीने की लगभग यात्रा चलने के बाद 8 मई को ये पड़ाव पूरा हुआ। इसकी जब अंतिम पड़ाव की जो अंतिम सभा थी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी उस सभा में शामिल हुए, उस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने चौधरी बृजेंद्र सिंह को इस बात के लिए पीठ थपथपाई कि जिस मेहनत की आज जरूरत थी आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाए कि किस चीज़ की सद्भावना यात्रा, किस चीज़ के सद्भाव को लेकर चौधरी बृजेंद्र सिंह निकले हुए हैं। सद्भाव था हरियाणा प्रदेश के अंदर कि आज लोगों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति है, वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, वो शिक्षा को लेकर हो, वो रोजगार को लेकर हो, वो स्वास्थ्य को लेकर हो, वो प्रदेश सरकार से सवाल पूछने को लेकर हो, हर चीज़ का सद्भाव इस प्रदेश के लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई थी। चौधरी बृजेंद्र सिंह ने, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 7 महीने तक ये यात्रा चलकर बहुत ही सक्सेसफुली पूरी कर लेंगे, चौधरी बृजेंद्र सिंह ने वो करके दिखाया और ये दिखाया कि उनकी रगों में चौधरी बीरेंद्र सिंह का खून है, जो लगभग 5 दशक से ज़्यादा समय से हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे हैं और आज भी उनकी एक आवाज़ पर खड़े हुए मिलते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम, हमारे न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष में हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि चौधरी बृजेंद्र सिंह से उनके सफ़र के बारे में बात करें, उनके राजनीति की बात करें और बहुत सारे ऐसे पहलू जो हरियाणा के लोगों के लिए जानने जरूरी है। समय समय पर चौधरी बृजेंद्र सिंह अपनी बात लगातार जनता के सामने मुखरता से रखते हैं। चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आज चौधरी बृजेंद्र सिंह के साथ निष्पक्ष कार्यक्रम में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करें। बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई भाई साहब कि सद्भाव यात्रा जो आपने एक मिशन के साथ शुरू की थी और जिस पर बहुत सारे कयास थे कि भाई ये 1-2 महीने में ये छट जाएगा, ये कुछ दिन का जोश है, तो आपने 7 महीने के एक पूरे जुझारूपन का परिचय देते हुए, मेहनत का परिचय देते हुए और आपने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट की। सबसे पहले आप और कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता, नेता उसमें रहे, सब बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा उसको समअप करिए इस पूरी यात्रा को। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत कठिन काम था पूरे प्रदेश के 90 के 90 विधानसभाओं में यात्रा को ले जाना। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो कोर टीम जिसको कहते हैं यात्रियों की, वो निरंतर बने रहे।
करीब 140-45 लोगों की एक टीम थी, जिसके अंदर से हम ये सुनिश्चित करते थे कि कम से कम 90 यात्री प्रतिदिन हमारे साथ उस यात्रा में हों। और करीब ज़्यादा नहीं तो 35-40 लोग तो ऐसे हैं जो 7 के 7 महीने साथ चले। कोई बीच में एक आधा दिन बीमार हो गया हो या घर में कोई खुशी गमी आ गई हो, कोई मिस हो गया तो अलग बात है, लेकिन निरंतर साथ चले हैं। और करीब 70-80 लोग ऐसे हैं जो 5 महीने से ज़्यादा चले। तो यात्रा सही मायने में तो उनके कंधों पे चली, वो चले तो मैं चल पाया, नहीं तो एक कहने की बात होती है एकला चलो। मैंने भी शुरू में कहा था कि चाहे मेरे को अकेला कांग्रेस का झंडा उठा के चलना पड़े, लेकिन यात्रा मैं पूरी करूँगा। लेकिन इस तरह की यात्राएं क्यों नहीं की गई हैं अब तक, वो मुझे इस यात्रा के दौरान ही समझ में आया। कहना आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ चलने की नहीं है, उसके साथ लोगों का जुड़ाव हो। आप जिस संदेश को लेके चले हैं वो संदेश लोगों तक पहुंच रहा हो, और वो संदेश तभी पहुंचता है जब लोग आपको सुनने आ रहे हैं। और उसमें पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसके अंदर उसकी दिलचस्पी पैदा हो, वो उससे जुड़े। तो ये अनेकों पहलू हैं उसके। और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, सारी तैयारी जो है वो अपने आप में एक बहुत भारी भरकम काम है। जो यात्रा खुद कर रहा है वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको किसी पे निर्भर रहना पड़ेगा। वो काम सारा का सारा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किया। ना सिर्फ वो यात्रा में चलते थे, बल्कि सारी तैयारी, प्लानिंग, आगे का सारा कार्यक्रम निर्धारित करना, वो सारा उन्होंने किया। और देखिए दूसरा, और अंत में अगर मैं कहूँ, जो राहुल गांधी जी से मुझे शुरू से प्रोत्साहन मिला इस यात्रा को करने के लिए, उससे मैं आश्वस्त था कि ये मेहनत जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करके दिखाई थी, वही हम सद्भाव यात्रा के रूप में उसको प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे। और हम पूरे देश में ऐसे पहले हुए जो कांग्रेस का झंडा लेके पूरे की पूरी विधानसभाओं में प्रदेश की हम इस यात्रा को लेके गए। 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। यात्रा का समापन 8 मई को नहीं हुआ था, उस दिन राहुल गांधी जी आए थे। तो उस नाते वो यात्रा को अपने चरम पे ले गए थे। उनकी मौजूदगी से यात्रा अपने चरम पे पहुंची थी। लेकिन उसका समापन 23 मई को रोहतक में हुआ था। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, उसमें 2-3 बिंदु मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि आपने उसका शुरू में विस्तार से जिक्र किया। मैं जो मानता हूँ, पहली चीज़, उस यात्रा ने राहुल गांधी जी को एक जनता के सही मायने में नेता के रूप में सामने रखा। उनके बारे में जो छवियां घड़ी गई थी, उसको सबको ध्वस्त कर दिया उस एक यात्रा ने। दूसरा, उस यात्रा के माध्यम से जो लोगों ने कांग्रेस को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया था, वो चीज़ भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जिस प्रकार से कांग्रेस का वर्कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस यात्रा के माध्यम से, अंग्रेजी में जो शब्द है रिजुविनेट हुआ, जो अपने घर से निकल के आया, और एक संगठन के तौर पे जो कांग्रेस की शक्ति नज़र आई और मौजूदगी नज़र आई पूरे देश में, नीचे से दक्षिण से और पूरे उत्तर तक, कश्मीर तक, उससे जो कांग्रेस का जो असली विराट राष्ट्रीय स्तर का जो रूप था, उसकी झलक भी लोगों को देखने को मिली। और एक लोगों के साथ जो कनेक्ट था, जिसमें कहीं ना कहीं कमी आई हुई थी, चाहे पार्टी के स्तर पे या नेताओं के स्तर पे या कार्यकर्ताओं के स्तर पे, उस यात्रा ने उस चीज़ से भी पूरी कांग्रेस पार्टी को उबारने का काम किया। तो अनेकों चीज़ें हैं। और इसी तरह से हमारी जो सद्भाव यात्रा थी, वो भी एक ऐसे समय में निकाली गई थी जब बहुत निराशा का माहौल था, क्योंकि 2024 अक्टूबर का जो चुनावी नतीजा था असेंबली का, किसी ने नहीं सोचा था कि उस प्रकार का नतीजा आएगा। हर व्यक्ति ये मान के चलता था, चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, या विश्लेषक हो या राजनीति के जो ज्ञाता हैं वो हों, पत्रकार साथी हों, एग्जिट पोल्स, पूरा का पूरा सिलसिला जो है सारा, तो वो नतीजा क्योंकि किसी की भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था, तो ख़ास तौर पर कार्यकर्ता में, नेताओं में और एक आम जनसाधारण में बड़ी निराशा व्याप्त थी। तो उस माहौल में, और 24 का तो ये था कि जीती हुई एक बाजी थी जो मानी जा रही थी, जो हार गए, लेकिन वैसे तो तीसरी हार थी वो। तो ये कार्यकर्ता के, आप कह सकते हैं, घुटने टूट जाते हैं जी। तो उस माहौल में जब हम इस यात्रा को लेकर निकले, तो हमारा, अब पीछे मुड़ के देखें तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमने
कांग्रेस पार्टी को उस उदासीन माहौल से उबारने में एक भूमिका निभाई है इस यात्रा के माध्यम से। अब जब, क्योंकि आपने 90 विधानसभा के अंदर पूरी यात्रा लेके गए, सारे समर्थक कार्यकर्ता सब लोग रहे और आम जनता से भी मुलाकात हुई होगी, फीडबैक आए होंगे लोगों के इस सद्भाव यात्रा के दौरान। आपके पास मैक्सिमम फीडबैक जो है, अगर हम बात करें जिसको आप सिनॉप्सिस कह लें, क्रक्स कह लें, तो पॉजिटिव क्रक्स क्या निकल गया है कि आज कांग्रेस पार्टी को दोबारा रिजुविनेट होकर अगर वापसी करनी है, चाहे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तो क्या करना होगा, क्या उनकी कोर स्ट्रेंथ है जिस पे काम करना चाहिए, और महत्वपूर्ण बिंदु कि आज कांग्रेस पार्टी कहाँ पे चढ़ रही है, किस रणनीति में चूक कर रही है जिसकी वजह से साल दर साल या चुनाव दर चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो पॉजिटिव्स क्या निकल गया इस यात्रा से, और लोगों ने जिसको चिन्हित किया कि इनको एड्रेस करके फिक्स करने की जरूरत है अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी करनी है। देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव यदि मैं थोड़ा निजी तौर पे कहूँ, क्योंकि मेरा यह पहला तजुर्बा था कि मैं 90 के 90 हलकों में गया और एक यात्रा के माध्यम से गया जी। पहला तो ये है कि कांग्रेस हरियाणा में बहुत सशक्त राजनीतिक दल है। कोई गांव, गली, मोहल्ला, शहर छोटा बड़ा ऐसा नहीं है जहाँ कांग्रेस की मौजूदगी मजबूती के साथ ना हो जी। और मैं इसका उदाहरण दूंगा। जीटी रोड के लिए पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि जीटी रोड के सारे ज़िले या जीटी रोड की राजनीति जो है पूरी की पूरी भाजपामय हो गई। ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस बहुत मजबूत है, चाहे आप करनाल की बात करें, पानीपत की बात करें, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, नीचे फरीदाबाद, पूरी जो बेल्ट है उसके चुनावी नतीजे चाहे कुछ ही रहे हों, लेकिन कांग्रेस अपने आप में बहुत सशक्त है। और ख़ास तौर पे इन इलाकों में कांग्रेस की मजबूती कांग्रेस की विचारधारा से है, वो ज़्यादा नेताओं पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, नेताओं ने उसे संभालने का काम उस तरह से नहीं किया हुआ जिस वजह से परिणाम शायद वो आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। बहुत टाइम से क्योंकि नियुक्ता नहीं हुई थी, जिम्मेवारियां भी नहीं मिली। नहीं, मैंने इसीलिए इस बेल्ट का जिक्र किया क्योंकि सबसे कमज़ोर बेल्ट का अगर जिक्र करें तो इसका नाम लिया जाता है। लेकिन यात्रा के दौरान मेरा अनुभव ये है कि कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है। कमज़ोरी अगर है तो हमारे अंदर है, उसको यदि हम ठीक कर लेंगे और ये संगठन सृजन के माध्यम से प्रयास है तो उम्मीद है कि स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरा, पूरी यात्रा में 7-7.5 महीने की ये यात्रा 2800 किलोमीटर और ज़्यादा नहीं तो कोई मेरे ख्याल से 850-900 गांव हुए होंगे इसमें और 40-45 छोटे बड़े शहर कस्बे हुए होंगे। कहीं से एक बार भी ये स्वर नहीं उभर के आया लोगों की तरफ से कि हमारी यात्रा का मकसद, उद्देश्य और उसका संदेश उसमें कोई खोट हो। हर व्यक्ति ये मानता था कि ये ज़रूरी है और ख़ास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग। मुद्दों की यदि बात करें तो सबसे प्रमुखता से जो मुद्दा उभर के आया इस यात्रा में वो बेरोज़गारी का व्याप्त है, और दूसरा किसानों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि इतने जगह हमें धरने प्रदर्शन मिले, लोग जहाँ बैठे हैं और जिनका कोई निदान नहीं, निदान तो बाद की बात है, कोई सुनने तक नहीं आता सरकारी तौर पे। उसी तरह का आज के दिन आपको चाणत में भी देखने का मिल रहा है जहाँ पे पानी की मांग के लिए वो लोग मेरे ख्याल से अब शायद 32-33 दिन हो गए हैं वो निरंतर उस धरने पे बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह का नज़ारा हमने हर जगह देखा। तो अनेक मुद्दे हैं, आपने वैसे तो खुद ही जिक्र किया, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, और वो चीज़ जब आप सड़क पे चलते हैं तो वो चीज़ें सिर्फ किताबी या अखबारी नहीं रह जाती, उसको आप अपनी आँखों से देखते हो। तो कोई ये कहे कि जी आप सुनी सुनाई बात कर रहे हो, तो हम अगर अब किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं या बहस करते हैं तो वो चीज़ें देखी हुई हैं हमने। तो ये अनेकों चीज़ें हैं जो निकल के आई, और जैसे मैंने कहा कांग्रेस जिंदा है, मजबूत है। कमज़ोरी का आभास इसलिए है क्योंकि 3 चुनाव लगातार सरकार बनाने में हम विफल रहे हैं। चौथे में भी सरकार तो बन गई थी लेकिन मेजॉरिटी उसमें भी नहीं आई थी, तो उस नाते हम जीते तो पूरा वो भी नहीं थे। तो वो चीज़ ज़रूर आपके दिमाग को हिलाती है कि ऐसा क्या है कि हम इतनी मजबूती के बावजूद वो आंकड़ा नहीं हासिल कर पा रहे जो हमारा आना चाहिए। तो उसके तो अनेकों कारण हैं खैर, लेकिन जैसे जो आपने सवाल किया वो यही कि कांग्रेस मजबूत है। जिस संदेश के साथ हम गए थे उसकी ध्वनि हमें हर जगह सुनाई दी। मुद्दों की भरमार थी, मुद्दों की कोई कमी थी। इस पिछले 7 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिल्कुल लोकल लेवल तक का हर मुद्दा हमारी यात्रा ने एनकाउंटर किया। तो सीखता है आदमी इनसे बिल्कुल, और राजनीतिक तौर पे एक परिपक्वता आती है, आपकी समझ बेहतर होती है,
और आपको ये भी समझ में आता है कि अंत में जो जो लोकतंत्र की जो राजनीति है उसमें नफ़रत या आपसी वैमनस्य पैदा करके राजनीति आप यदि करते हैं, उसका नुकसान ही होता है, उसका कभी फ़ायदा नहीं होता। आपको क्षणिक फ़ायदा शायद मिल जाए, एक इलेक्शन में या 2 इलेक्शन में आपको वोट मिल जाएं, सरकार बना लें, लेकिन जिस प्रकार के घाव आप समाज में छोड़ जाते हैं वो भरने मुश्किल हो जाते हैं। देखिए, इस बात के लिए तो मैं विजय जी आपके साथ सहमत हूँ, और इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि एटलीस्ट आपकी राजनीति में, और मैंने पहले भी 1-2 जगह कहा कि आपकी राजनीति में एक ईमानदारी दिखती है, एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मक सोच दिखती है। वो बिलो द बेल्ट वाली राजनीति से आप शायद दूर दिखते हैं, जो शायद कई जगह पर कई नेताओं का, शायद उनकी, मुझे लगता है कि उनकी राजनीति का हिस्सा है, उनका पैटर्न बन चुका होगा। लेकिन अगर मैं आपके मुंह पे भी कहूँ, और मुझे लगता है ऑन कैमरा कहने में भी मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम सबका दायित्व ये है कि जो समाज के अंदर अच्छाई का प्रहरी और उसको ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस ईमानदारी को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आता है वो बात की बात है, लेकिन उसको बिल्कुल। अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि द इंटेंशन इज प्योर, वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग। मैं इसमें एक सवाल ज़रूर लेना चाहूँगा विजेंद्र जी, क्योंकि आपने जो बात की कि आप लोगों के बीच में गए, मुद्दे ही मुद्दे थे, सारे थे। जब पब्लिक डोमेन में हम बात करते हैं तो पब्लिक डोमेन में एक बात जरूर निकल के आती है कि कांग्रेस के हार का कारण क्या था। मैं उस बात से भी आपकी सहमत हूँ। जब इस बार के चुनाव हुए थे, चुनाव परिणाम आने से पहले हर आदमी के मुंह पर ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। परिणाम बिल्कुल विपरीत आए और क्लियर मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनी, जो शायद बहुत लोगों को बड़े टाइम तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, और इसी वजह से शायद कांग्रेस कार्यकर्ता डिमोरलाइज भी था, डाउन भी था, क्योंकि 3 बार सरकार जा चुकी थी। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक डोमेन में एक बात ये आती कि उसका जो कारण है, या जो खामियाजा कारण को कांग्रेस को भुगतना पड़ा, वो उनके खुद के कर्म थे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर अधिकारियों की जमात तो पूरी है, जो कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकारी बहुत है, जिसको आप कार्यकर्ता कहते हैं, जिसको आप कर्मचारी कह लिए, कर्मचारी नीचे से गायब है। कर्मचारी धीरे धीरे करते हुए गायब हो गए, और अधिकारी आपस में लड़ते रहे कि तू बनेगा मैं बनूंगा। तो इस चीज़ को भी आपको फीडबैक जरूर मिला होगा कि जो कार्यकर्ता है, या जिसको जब लड़ाई में, युद्ध में जब सेना लड़ती है तो सेनापति कितना मजबूत हो, बट अगर आपके पास सेना 5,000 की और सामने 1 लाख की है तो आप कुछ भी कर लो, आप जीत नहीं सकते। तो ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लकमुना रहा कहीं? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो ना तो किसी एक मुद्दे का चुनाव होता, ना किसी एक क्षेत्र का होता। पूरे प्रदेश की उसमें बात है, अलग अलग इलाके हैं, उनकी तासीर अलग है, उनका राजनीतिक माहौल अलग है, मुद्दे अलग हैं, और इसीलिए जीत और हार के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की हार में 2 सबसे बड़े कारण जो लगते हैं, एक तो वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा है जो सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश को प्रभावित करता है। अब उसका फुटप्रिंट भी दिखना शुरू हो गया पूरे देश में। तो वो तो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी, कुछ समय लगेगा उसमें। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी थी इस चुनाव में, वो बिल्कुल आपने उसी चीज़ पे अपनी उंगली रखी है, वो था संगठन का अभाव। संगठन के अभाव में आप उनको सेनापति कह लीजिए, कमांडर्स कह लीजिए, वो तो थे, लेकिन सेना को जब तक आप ओहदा नहीं दोगे और सिर्फ लड़ाई के समय आप उनको समन करोगे कि अब आप आइए लड़िए, उस तरह से मुझे लगता है होता नहीं। वो ठीक है कि ये जितने भी नेता थे, विधानसभा स्तर के हों या उससे ऊपर के हों, उनकी एक अपनी टीम सबकी थी, लेकिन वो उनके सपोर्टर्स थे। उनमें कांग्रेस का भाव पूरी तरह से पैदा हुआ हो, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा सकता है। क्योंकि जब संगठन ही नहीं है तो सिर्फ आपने अधिकारी का नाम दिया, मैं टिकटार्थी का नाम देता हूँ, जो इस उम्मीद से थे कि कांग्रेस की टिकट हमको मिलेगी जी। और उनके साथी, उनके सपोर्टर्स, उस नेता को टिकट मिल गई तो वो भी खुश और उनके सपोर्टर्स भी खुश और वो कांग्रेसी हैं। नहीं मिली तो उनके कांग्रेस होने पे भी सवालिया निशान फिर आ जाता है। अब हमने इवेंचुअली साथ देंगे हमने भी कि हर नहीं? जगह देखा, कितनी जगह देखा कि वो जो पर्चे भरवाए थे, एप्लीकेशंस जो ली थी कैंडिडेट्स की, इंटरव्यू वगैरह भी किए थे, उससे इतने ज़्यादा उम्मीदवार पैदा हो गए थे। और कुछ ही कहिए, उम्मीदवार तो शायद रिकंसाइल कर लेता है एक स्टेज के बाद कि टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके पक्ष में लोग आए होते हैं वो बागी हो जाते हैं। तो वो इसीलिए था कि अगर संगठन हो, देखिए अगर संगठन हो
कितनी बड़ी संख्या है आपके कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो पद ग्रहण करते हैं, तो उसमें सिर्फ मंशा टिकट तक नहीं रहती। आदमी अपनी जिम्मेवारी या अपनी उसका जो जुड़ाव है उसको पार्टी के साथ देखता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी टिकट की महत्वाकांक्षा रखता हो। इतने समझदार तो लोग होते हैं, सबको पता होता है कि टिकट तो एक कोई मिलनी है कल के में। तो वो संगठन का अभाव जो था, और इसीलिए मेरा ये भी मानना है कि लोकसभा का जो चुनाव था वो 5 सीटें लोगों ने जितवाई हैं। संगठन यदि होता तो वो 5 की बजाय 8 सीटें आनी चाहिए थी। 8 से कम का कोई सवाल नहीं उठता था, जिस प्रकार का माहौल इसमें था। तो कहीं ना कहीं चूक हाईकमान की भी है ना, कि वो जानते हुए भी कि संगठन कमजोर है, तो फिर भी इनकी बातें किसी की भी, जिनकी भी बात सुनी, नहीं बनने दिया है, जो भी कारण रहे, तो कहीं ना कहीं चूक तो उनकी भी। अगर वो कन्विक्शन के साथ कहते कि कर, तो रोक थोड़ी सकते वो थे। चूक तो देखिए, अब स्वाभाविक सी चीज़ है, जब कांग्रेस ने पूरे लोकसभा के चुनाव और हरियाणा वगैरह के चुनाव के बाद जो पूरा संगठन सृजन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, वो सिर्फ हरियाणा की दृष्टि से नहीं, वो पूरे देश में कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रदेश स्तर की, उसके लिए है। तो इस चीज़ का एहसास तो सबको है कि अगर आपको बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करना है तो वो वैचारिक और संगठनात्मक तौर पे ही करना पड़ेगा। उसको आप सिर्फ ये सोचें कि नेताओं के निजी करिश्मे से, वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। और वो एक लंबा संघर्ष है, वो इवेंट बेस्ड नहीं है, उसमें तत्पर आपको बना रहना पड़ेगा, सतत बना रहना पड़ेगा। जो राहुल गांधी जी ने अभी इंडिया की जो मीटिंग का जो स्पीच उनकी जो सामने आई है, उसका लबोलबाब यही है कि रेजिस्टेंस एक ऐसे माहौल में जहाँ सब कुछ आपके खिलाफ है, और उसमें यदि आप सिर्फ अपने आप को एक इलेक्शन तक सीमित रख के ये सोचें कि हम इस सिस्टम से पार पा पाएंगे, तो वो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उसको सिर्फ हरियाणा तक नहीं देखता। पूरे ये संगठन सृजन जो है, ये पूरे देश के हर प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है उसको लेकर है। तो ये आभास तो है सबको, केंद्र नेतृत्व को है कि ये कमी है हमारी। अभी हालांकि हरियाणा में जिस तरह से, और पूरे देश भर में आपने कहा कि संगठनात्मक तौर पर नियुक्तियां हो रही है, हरियाणा में भी जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई। अभी कार्यकारिणी बननी थी, तो जो प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद जी, उनको कर्नाटक की जिम्मेवारी दे दी गई। जी। तो वो फिर हेल्ड अप हो गया। तो क्या लगता है कि अभी इसको लेकर भी जल्दी कोई आगे प्रभारी और उनकी तरफ से आगे, ताकि जो कार्यकारिणी की जो गठन किया जाना, ताकि वो भी जल्दी वो उसको लेकर भी कुछ? हाँ, मोटे तौर पे 2 स्तर बचे हैं अभी। जिला और जिला की कार्यकारिणी तो बन गई जी, प्रदेश अध्यक्ष नए आ गए थे, नए तो क्या, अब तो खैर हो गए, 8 महीने हो गए। लेकिन प्रदेश की कार्यकारिणी अभी बनना बाकी है जी। और फिर ब्लॉक लेवल के, ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी आप पढ़ते हैं उसमें खोलना चाहें, वो अभी बचा है। और मेरा ये मानना था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रभारी के बदलने से उस पर फ़र्क तो पड़ता ही, क्योंकि नए जो भी इंचार्ज आएंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है, वो भी परिस्थितियों को देखना चाहेंगे, समझेंगे, सारा सिस्टम समझेंगे। हाँ, तो अब उसमें दिन कितने लगेंगे उसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, शायद थोड़ा समय तो अब लगेगा। अभी आपने पिछले जवाब में एक बात की थी, जो वोट चोरी की आपने बात की, और आपने कहा कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश भर में होगा और अलग अलग स्टेट में। और कमोवेश अगर यही बात करें तो पश्चिम बंगाल बीजेपी पहली बार जीती है इतने साल के बाद, जो ममता बनर्जी को वहाँ से हराया, वहाँ से उनकी पार्टी टीएमसी को, तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि भैया तो हमें लूट करके हराया गया। अब इसमें एक सीधा सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया और चिन्हित कर लिया, और इसको पूरी तरह से एविडेंस के साथ, अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो उन्होंने वोट चोरी को लेकर मीटिंग भी करी, उन्होंने पूरा पोथा भी दिखाया, उन्होंने हरियाणा के अंदर भी आके मीटिंग करी थी, दिल्ली में भी करी, और उन्होंने पूरे एविडेंसेस दिखाए कि भैया ये देखो किस किस तरह वोट चोरी हो गया। चुनाव तो हर 5 साल बाद हर स्टेट में आने हैं, 2029 में देश में फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आइडेंटिफाई कर चुकी, बाकी पार्टियां आइडेंटिफाई कर चुकी कि वोट चोरियों के चुनाव बन रहा है। चलिए मान लिया कांग्रेस पार्टी की बात मान लेते हैं, राहुल गांधी जी की बात मान लेते हैं, इसको आप रोकेंगे कैसे? क्योंकि अगर यही चीज आप एडमिट कर रहे हैं चुनाव हारने के बाद कि वोट चोरी करके बन रहे हैं, लूट के बन रहे हैं, तो वो तो फिर सारा तंत्र उनके पास है। आप इसको कंट्रोल करके फिक्स कैसे करोगे कि आप इस चीज को करेक्ट करके और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे ले आए इसको? बिल्कुल इसी बिंदु को एड्रेस किया है राहुल गांधी जी ने अपनी उस स्पीच में। उनका यही कहना था कि पूरी व्यवस्था जो है स्टेट की, स्टेट से मेरा मतलब हरियाणा नहीं, इंडियन स्टेट जो है, जो उसकी संस्थाएं हैं सारी की सारी, वो करीब करीब सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं या कैप्चर्ड हो चुकी हैं।
तो इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, कि उसमें सरकार का सारा तंत्र और सारी संस्थाएं आपके लिए नहीं थी, आपके विरोध में थी। तो उसके खिलाफ प्रतिरोध करना ही इकलौता रास्ता था, जो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया देश को, और उसी तरह का आह्वान उन्होंने अब किया है। और अब वोट चोरी की बात है, दीपक जी देखिए इसका फैलाव कितना है वोट चोरी का। इलेक्शन से बहुत पहले वोटर लिस्ट बनना, जिसको हम SIR की संज्ञा दे रहे हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद चुनाव के दौरान गज़ब हुआ है कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचा दिए जाते हैं। उससे ज़्यादा सीधा सरकारी तौर पे भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। तो उस स्टेज पे उसको अफेक्ट करना, वो भी वोट चोरी का एक माध्यम से। इलेक्शन वाले दिन और उससे 2-4 दिन पहले जिस प्रकार से पुलिस बल का, केंद्रीय, ये जिनको आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, उन सब का इस्तेमाल होना, लाखों की संख्या में उनको डिप्लॉय करना, और विपक्ष जो है उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाना, भयभीत करना, वहाँ से शुरू होके उसके बाद फिर इलेक्शन के नतीजे को भी बदलने की क्षमता रखना, बहुत जगह ये भी आरोप है। और उसके बाद भी जब नतीजा जो आ भी जाए, उसके बाद जो सारी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से तोड़ना, कमज़ोर करना, एक ऐसी स्थिति में भी जहां आपकी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बन चुकी है। तो ये एक सारी प्रक्रिया है। और अब सबसे बड़ी अति तो हुई है वो मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। मतलब एक ऐसा नोटिस जो इशू हुआ था, जिसको जिस दिन मेरे ख्याल से जिस दिन कांग्रेस की प्ली रिजेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में, शायद उसी दिन आंध्रा के हाई कोर्ट में या तेलंगाना के हाई कोर्ट में, जहाँ का भी था, उस नोटिस को ही खारिज कर दिया गया, जिसके आधार पे उनको राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो अब तो कोई भी खाना या खाता ऐसा नहीं बचा जिसको मैनेज ना किया जा रहा हो। तो इसीलिए जो संघर्ष है वो अब दूसरी तरह का होगा। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, या पार्टी ने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि प्रॉब्लम्स ये है, क्योंकि सारे तंत्र कंट्रोल कर लिए, लेकिन वो तंत्र जो कंट्रोल किए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो फ्री कैसे होंगे? नहीं, फ्री तो वही है, रेजिस्टेंस। इसका प्रतिरोध करना पड़ेगा, सड़कों पे आके करना पड़ेगा और लंबे समय तक करना पड़ेगा। आप यदि ये सोचें कि आप सिर्फ इलेक्शन का माहौल बना के इलेक्शन जीत जाएंगे, वो शायद अब संभव नहीं है। ये एक संघर्ष लंबा है। आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि आपकी आज़ादी की दूसरी लड़ाई नहीं तो कम से कम लोकतंत्र को बचाने की दूसरी लड़ाई आप इसको मान के चल सकते हैं। मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। तो आज जो राहुल गांधी जो आह्वान कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो लाना चाह रहे हैं, वो आज यहाँ के जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस सिस्टम को दोबारा रीगेन करने के लिए, उसको आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ना, सिर्फ उसको रीगेन करने के लिए नहीं, मतलब जो उस सिस्टम पे कब्जा कर लिया गया है या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है पूरे सिस्टम को, तो आप एक ऐसी व्यवस्था में है जो कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा उसके अंदर से निकाल ली गई है। तो उसको यदि आपको दोबारा रीगेन करना है या नए सिरे से उसकी शुरुआत करनी है, तो वही है जैसे पहले लड़े थे, उसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आरोप लगा रहे बीजेपी ने रास्ता दिखा दिया, अभी लंबी सरकारें चलानी है तो तंत्र कंट्रोल कर लो, कांग्रेस कल को सत्ता में वापसी आ जाए तो कांग्रेस कहेगी अब हमारी बारी है, अब हम नहीं जाने देंगे। नहीं, क्योंकि राजनीति के अंदर कब विचार कब बदल जाए, कब स्टेटमेंट बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते किसी की। नहीं, कांग्रेस की प्रवृत्ति कभी वो नहीं रही तानाशाही वाली। कांग्रेस की तो उत्पत्ति और उसका पूरा का पूरा इतिहास जो है वो लोकतंत्र पे आधारित रहा है। हम शायद दुनिया के पहले देश थे 1947 में जब आज़ाद हुए, हमने अपने संविधान में पहले दिन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डाला कि आपकी यदि एक उम्र से आप ऊपर हैं तो आप समाज के किसी तबके से आते हों, महिला हो पुरुष हों, आपका वोट पक्का है। महिलाओं को वोट का अधिकार, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे बड़े डेमोक्रेसी के कर्णधार मानते हैं, चाहे इंग्लैंड है, चाहे US है या फ्रांस है,
उनमें पता नहीं कितने कितने विलंब के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनकी रहनुमाई में इंडियन नेशनल मूवमेंट चली थी सारी की सारी, और उसके बाद संविधान की जो रूपरेखा बनाई गई, तो लोकतंत्र तो कूट कूट के भरा हुआ है। और मुझे खुशी है इस बात की, यात्रा के माध्यम से जो समझ में आती है बात, वैसे भी समझ में आती है कि लोकतंत्र जो है वो हमारे डीएनए में जा चुका है अब। ठीक है, उसको आप कुछ समय के लिए शायद दबा लें, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, त्रुटियां आ जाती हैं, पॉल्यूशन आ जाती है, वो प्यूरिफाई, वो अंगड़ाई लेगा ज़रूर, बिल्कुल लेगा। मुझे लगता है लोग भी इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि अब होना चाहिए, ऐसे लोगों के मनोभाव लगते हैं। देखिए, आप चीज़ों को ना कुछ समय तक दबा सकते हैं, बल के साथ, छल के साथ सप्रेस कर सकते हो बस। अब ये, हालांकि मैं उनको फिलहाल पॉलिटिकली सीरियस कंटेंडर नहीं मानता, लेकिन एक सेंटिमेंट उससे उजागर हुआ, ये जो कॉकरोच वाली, जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, 2.25 करोड़ लोग यदि फॉलोअर बन जाते हैं 5 दिन के अंतराल में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है नीचे, सतह के नीचे, जिसको छुपाया गया है, जिसके ऊपर पर्दा डाला गया है। उसका विस्फोट कब हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन असंतोष तो बहुत गहरा है। आपकी बात से मेरे को याद आ गया कि जेजेपी पार्टी के अजय सिंह चौटाला जी हैं, 2-3 बार उनकी स्टेटमेंट आई, एक बार नहीं, मुझे याद आ रहा है कि 2-3 बार उनकी स्टेटमेंट आई कि जिस तरह पड़ोसी देशों के अंदर हुआ, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, जनता सड़कों पर उतर आई, तो देश के लोगों को भी वही करना पड़ेगा कि तख्ता पलट करने के लिए, क्योंकि अगर यही रवैया चलता रहा, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, और ये मैं उनकी स्टेटमेंट कोट करके कह रहा हूँ, अजय सिंह ने 2-3 बार पब्लिकली उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट भी बोला कि आप इस तरह दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो यही होगा। तो आप भी मतलब कमोवेश उसी बात पे आ रहे हैं, चाहे आप ये ना कहें कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन हाँ, नहीं, बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं इसको एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीका देख रहा हूँ सिचुएशन को पढ़ने का। जिन देशों में ये तख्ता पलट हुआ है, चाहे बांग्लादेश था, चाहे नेपाल था, चाहे श्रीलंका था, या पाकिस्तान में होते होते रह गया जी, वो देश बहुत छोटे हैं साइज में, और उनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो, उनमें वो विविधता नहीं है जो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान 145 करोड़ का देश है। तो यहाँ पे यदि आप सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे रहेंगे कि असंतोष है और अपने आप भड़केगा किसी दिन, वो तो होने वाला नहीं। वो तो इनको भी पता लग गया था जब ये दिल्ली में आए जंतर मंतर, इन्होंने सोचा था पता नहीं कौन सा जन सैलाब उमड़ आएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो हुआ वो सबके सामने है। इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, सड़क पे, असेंबलीज में, लोकसभा में, जो भी एवेन्यू आपके पास अवेलेबल है, और जो नहीं भी है, क्योंकि लोकसभा में तो बोलने ही नहीं देते वहाँ तो जो असली मुद्दे हैं उन पे बात ही नहीं होती। जो जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो किसी और ही लाइन पे चला हुआ है। तो उन सारी चीज़ों से यदि आपको मुकाबला करना है, तो वो सिर्फ इस उम्मीद पे नहीं कर सकते कि अपने आप कुछ हो जाएगा। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों का जो सेंटिमेंट है उसको चैनलाइज करना पड़ता है। अपने आप क्रांति ना कभी आई ना आएगी। मतलब अगर कोई ये सोचे कि कोई और ही कर देगा इसको, वो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको खुद को सड़क पे उतरना पड़ेगा और संगठनात्मक तौर पे तैयारी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि कोई ये सोचे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो करोड़ों लोग अपने आप ही जुड़ गए थे, बहुत लंबी कवायद थी, बहुत लंबी कवायद थी वो। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1947, 62-63 साल तो यही हो गए। और उसमें से जो असली विरोध के जो साल थे उसको आप मान सकते हैं 1927 में, जब पहली बार गांधी जी ने आज़ादी की मांग के लिए एक आवाज़ उठाई थी, तो वहाँ से शुरुआत थी। उसके बाद निरंतर 20 साल तक संघर्ष हुआ है। मैं आपसे 2 सवाल होंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि वो भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है जी। आप खुद राजनीति में हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह लगभग 5 दशक से ज़्यादा राजनीति कर ली। आपने बात की थी कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी की 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में डाले गए। मैं बड़ी ईमानदारी से आपका व्यू पॉइंट चाहूँगा। आप इस बात को एडमिट करते हैं कि चुनाव के अंदर पैसा, शराब, प्रलोभन, ये सब चलता है? मानते हैं आप इस बात? हाँ, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। अब वोट चोरी को हटा देते हैं, हम बात करते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण की।
स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे होगा? आप बात कर लीजिए सेंटिमेंट्स की, आप बात कर लीजिए वोटर को जगाने की, आप उसको 365 दिन जगाते रहिए, 366वें दिन जिस दिन वोट डलना है उस दिन प्रलोभन आ गए, तो आप 365 दिन सेंटिमेंट जगाते रहिए उसके, क्योंकि उसका सेंटिमेंट तो उसी दिन सो जाएगा कि उसको वो चीज़ मिल गई जिससे सेंटिमेंट सो गया उसका। तो प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे लगता है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे, यू आर हाईली एजुकेटेड एंड हाईली इंटेलेक्चुअल, क्या आपको नहीं लगता कि वोट चोरी के अलावा, सेंटिमेंट के अलावा इस चीज़ को एड्रेस करना एक पारदर्शी, इसको कैसे फिक्स किया जाए कि प्रलोभन, शराब, पैसा ना चले ना बटे? नहीं, वही मैंने जब वोट चोरी का जिक्र किया तो मैंने सिर्फ उसको एसआईआर तक हाँ, सीमित नहीं, नहीं वो रखा। ठीक है, बट शुरू ये से एक लेकर- इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं, एस्पेक्ट है प्रलोभन का, और दुर्भाग्य की बात यह है कि शायद ये पिछले 20-25 साल से इसका प्रचलन कहीं ज़्यादा हो गया। मुझे नहीं आइडिया था, बहुत ज़्यादा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जब लोग बात करते थे कि इतने करोड़ खर्च होते हैं, मैं नहीं मानता था, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होते थे। हमने उस तरह की राजनीति ना देखी थी, ना उसमें कभी भाग लिया था। मैं अपने परिवार की और आसपास जब देखता था, मुझे ये अंदेशा कभी नहीं था। वो तो सही मायने में जब मैं सांसद बन के यहाँ आया और यहाँ पे जब और सांसदों से जब मैं बातचीत करता था, तब मुझे अंदेशा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ कि कितना खर्चा किया कि ये बीमारी जो है, इसका फैलाव कैंसर रूपी हो चुका है। और ये तो सारे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आपकी पूरी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाईजैक करने का। यस, उसमें सिर्फ एक वर्ग है जो साधन संपन्न है, फिर तो सिर्फ वही रह जाएगा, बस वही रहेगा। आप सिर्फ अपनी वोट लेके बैठे रहिए और उसको समय आने पे बेच दीजिए, वो खरीदने की क्षमता रखता है सामने वाला। तो ये तो एक बहुत विचारणीय चीज़ है। और ये मैं बचपन से, वैसे आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि इलेक्शन फंडिंग का क्या तरीका होना चाहिए। उसमें अनेकों विचार हैं। जो इलेक्शन कमीशन में बड़े बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रपोजल्स दिए हैं। बुद्धिजीवी वर्ग और जो है वो अपने सलाह देता रहता है, लेकिन इसके ऊपर ना तो अभी तक सही मायने में सख्ती आई है, और ना वो जो कानून के अंदर प्रावधान है लिमिट्स का कि इलेक्शन के ऊपर इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, वो कागज़ों पे होता है सारा का सारा। वो कागज़ों पे होगा, क्योंकि कागज़ों में थोड़ी दिखा रहे कितना बांट दिया। एग्जैक्टली, वो कागज़ों पे है सारा का सारा। तो इन चीज़ों पे, लेकिन अब उम्मीद क्या करें, अब तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही पंगु हो चुका है। वो तो निष्पक्षता से उसका कोई वास्ता ही नहीं बचा। और मैं कई बार कहता हूँ, और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस भी होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना दफ्तर अशोक रोड से शिफ्ट करके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बीजेपी का जो मुख्यालय है उसमें 2 कमरे ले लें और वहाँ शिफ्ट कर लें। राय दी आपने उनको? दिया आपने राय उनको? हालांकि वो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, लेकिन मैं उसको गलती नहीं मानता। एक कोई निर्देश जारी हुआ था, या पता नहीं कोई लिस्ट जारी हुई इलेक्शन कमीशन से, या कोई कार्यक्रम जारी हुआ, उसके ऊपर बीजेपी की मोहर तक लगी हुई थी, इलेक्शन कमीशन के कागज के ऊपर। तो अब शायद वो किसी की चूक थी या क्या थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर सफाई नहीं दी थी, क्योंकि अब तो वो विपक्षी किसी बात का सफाई या जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके जितने भी कमीशंस हैं, उनका जो प्राइमरी पर्पस है, जो उनका मुख्य दायित्व है, वो जिसको स्टेट्स टिरनी बोलते हैं, कि जो सरकार का या शासन का जो एक अधिकार होता है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके, वो प्राइमरी फंक्शन है, इंक्लूडिंग मीडिया। मैं मीडिया के बारे में बचपन से सुनता आया था कि मीडिया का पहला धर्म है टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मेन चीज वो है। तो वही अपेक्षा बाकी सारी संवैधानिक संस्थाओं से भी है। Absolutely. तो उसमें जब गड़बड़ा जाए सारा, तो फिर तो वो तो लड़ाई का तो आयाम ही राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में क्या कहा, मोटे तौर पर यही कहा कि अब आपकी जो लड़ाई है, पहले आप 47 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, जो भी राजनीतिक प्रक्रिया थी, वो एक सिस्टम के तहत थी। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ था कानून के दायरे में, और उसमें सरकारें आई, सरकारें गई, हर तरह का उसके अंदर हुआ, लेकिन एक फ्रीडम थी आपको, जो अंग्रेज़ के टाइम में नहीं थी।
वो आज के वातावरण की तुलना उसी से कर रहे हैं, और इसीलिए उनका ये कहना है कि ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें आप ये सोचें कि इलेक्शन में वो अपनी जो एक वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कास्ट का सोशल इंजीनियरिंग ये वो करके आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इलेक्शन अब उस चीज़ से बहुत आगे जा चुका है। मैंने दो बातें अपने ना प्रीवियस किसी एक कम्युनिकेशन में इलेक्शन में इंटरव्यू में गई थी, आपके इस साक्षात्कार में दोहराना चाहूँगा राहुल गांधी के लिए। मैं किसी बीजेपी के लीडर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया 50, 60, 70 चुनाव हार चुके हैं, 100 पूरे होने वाले हैं, सैकड़ा पूरा होने वाला है उनके चुनावों का, तो भाई अब तो उनको सीख लेना चाहिए, उनको समझ लेनी चाहिए। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा जी जिसके पास चॉइस हो, जो आदमी बचपन से गरीब हो, कुपोषित हो, हेल्पलेस हो, उसके पास स्ट्रगल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो आदमी ऐसी जगह पैदा हुआ जो सुख समृद्ध संपन्नता, सिल्वर स्पून भी नहीं, आप उसको डायमंड स्पून कह सकते हो, उनके पास चॉइस थी, वो चाहे तो स्ट्रगल करे, चाहे तो लड़ाई लड़े, और अगर चाहे तो वो कंफर्ट में बैठ जाए। बट अगर वो लगातार फील्ड में ग्राउंड पे लड़ रहे हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से लड़ रहे हैं, सब कुछ होते हुए। तो मैंने कहा इस बात के लिए क्या वो बधाई के पात्र नहीं बनते कि वो आज भी लगातार, वो उनके पास ऑप्शन है कि वो छोड़ के एट ईज बैठ सकते हैं कि पार्टी काम करे, ही कैन बी एट ईज, बट स्टिल ही इज ऑन हिज टोज, ही इज ऑल द टाइम विद द पीपल एंड वर्किंग फॉर द पीपल एंड वर्किंग फॉर द नेशन, यू नो, ऑन द एजेंडाज ऑफ नेशन। तो मैंने कहा इस बात के लिए बधाई का बात। उन्होंने कहा जी बनता तो है, तो कम से कम उन्होंने इस बात की साफ गोई दिखाई दी। अब एक सवाल मैं इसमें लेना चाहूँगा जो मैं हर इंटरव्यू के दौरान अपने जिनका भी मैं साक्षात्कार उनसे जरूर पूछता हूँ, क्योंकि आपने अभी बात की कि भैया ये तो सिस्टम आप एड्रेस कर चुके, इस प्रॉब्लम को कि ये कीड़ा लग चुका कैंसर की तरह पैसे वाला। आज एक गरीब आदमी, पहले कहते थे ना कि यार मास्टर जी थे, 40 साल तक पढ़ाते रहे, साइकिल पे जाते थे, पढ़ाते थे। आज एक मास्टर जी, एक आम दुकानदार, एक नॉर्मल आदमी खड़ा होके बिना पैसे के चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, बड़ी ईमानदारी के साथ। संभावना बची है। देश के बहुत से इलाकों में अभी भी है, इलाकों में, हरियाणा में, ये हरियाणा में भी है, लगता है हरियाणा में भी है। ठीक है, बिना पैसे के जीत जाएगा चुनाव। नहीं, साधन चाहिए। देखिए, अगर आप राजनीति में हैं और जो बड़े चुनाव जिनको यदि मैं उनको संज्ञा दूं, क्योंकि असली पैसा तो लगता है पंचायतों में और उनमें म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव हैं, इतने चुनाव हैं वो, और उस पर लाखों करोड़ों लोग खर्चने लग रहे हैं। लेकिन एमएलए एमपी की यदि मैं बात करूं, ख़ास तौर पे जब आप यदि किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप संसाधन को मोबिलाइज तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हरियाणा में मेरा अभी भी ये मानना है, मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को छोड़ के हरियाणा का चुनाव अभी तक वो नहीं हुआ जो देश के कई हिस्सों में हो चुका है। ख़ासतौर पर दक्षिण भारत के तो कई ऐसे बड़े बड़े हिस्से हैं जहाँ के चुनाव में जिस प्रकार का खर्चा है, हम आज के दिन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हरियाणा में। हरियाणा के वैसे 1-2 जिले बता दीजिए विधानसभा। नहीं, वो रहने दीजिए, वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। नहीं मतलब, लेकिन मैं विधानसभा की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो आपने जिक्र किया उसमें मैं ये कहूँगा, जो आप विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये चलन उन विधानसभाओं में है जहाँ पे प्रदेश के बाहर की बहुत लेबर आके सेटल हुई है और उनकी वोट बन चुकी है, जिनका हरियाणा से शायद उस तरह का आत्मिक लगाव नहीं है। तो वहाँ पे ये खरीद फरोख्त का वो 366वें दिन की वेट करते हैं प्रलोभन की। वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो आपने शुरू में बात की ना, राहुल गांधी जी का जिक्र किया कि कितने इलेक्शन हार चुके हैं, ये वो असल में ना बीजेपी वाले एक तो थोड़ा पढ़ते लिखते मुझे लगता है कम है। उनको आगे से कोई मिले, एक उदाहरण देना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रपति का नामों में फेरिस्त में जो सबसे ऊपर आता है वो इब्राहिम लिंकन का। वो एक ही चुनाव जीते थे पूरी जिंदगी में, मैक्सिमम सारे हारे जीवन में एक ही चुनाव जीते थे और राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। तो वो तो उससे बड़ा टर्न अराउंड का एग्जांपल पूरी दुनिया में नहीं है ही नहीं जी। और अमेरिका का इतिहास भी जो था वो उन्हीं के समय में बदला था। वो जो पूरी जो सिविल वॉर जो हुई थी सारी की सारी, read all तो और जो आपने बात कही राहुल गांधी, वो कहते हैं ना प्रिविलेज्ड, और हमने भी जब इस सद्भाव यात्रा के बारे में जब सोचा, जब मैंने अपना मत रखा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह करेंगे, तो मेरे अंदर भी ये जिद थी कि राहुल गांधी जी, जिसको कोई कमी नहीं है जिंदगी में, जब वो कर सकता है तो हम भी कर ही सकते हैं यार, ऐसा क्या है। वो ठीक है, वो फिट बहुत ज़्यादा है, हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि वो कर सकते हैं। तो कहते हैं अब जब यहाँ सोच लो तो फिर आधा काम वही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर एग्जीक्यूशन बचती है बस। बिल्कुल, लेकिन
फिर भी वो एग्जीक्यूशन जो है, क्योंकि आप कुछ ही कह लीजिए एक राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक परिवेश में आप काम करते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं। सद्भाव यात्रा को लेकर एक दो सवाल और लेते हैं। सद्भाव यात्रा जब चलनी शुरू हुई तो लीडर ऑपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कई बार कई मौक़ों पर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा जी ये तो बृजेंद्र सिंह जी की व्यक्तिगत यात्रा है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी कार्यकर्ता निकाल सकता है। एक बात, चलिए मान ली उनकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जितना बड़ा संगठन है, जितना बड़ा ग्रुप है, क्या उसके अंदर बिना हाईकमान की परमिशन के, और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपने कहा भी पहले से कि परमिशन के बिना तो हुआ ही नहीं, वो तो परमिशन ली गई, लेकिन ऐसा फिर भी क्या कारण रहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री बार बार इस बात के लिए बचते हुए नजर आए, इस बात से ये कहते हुए नजर आए कि ये तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, मेरा उसमें क्या मत है, वो जहाँ मर्जी लेके जाए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यात्रा जो होती है ना, खास तौर पे लंबी यात्रा, चाहे वो राजनीतिक यात्रा हो या तीर्थ यात्रा हो, वो निजी होती है। उस प्रकार का प्रयास मैं सवाल करते हुए भूल जाता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिविल सर्वेंट रहे हैं। उस प्रकार का प्रयास करना, अगर ये इतना सरल होता तो ऐसी यात्राएं बहुत हो चुकी होती। आज तक हो ही चुकी होती है। हरियाणा 1966 से बना हुआ है। पूरी स्टेट को यात्रा करने का श्रेय या तो जगन रेड्डी को जाता है, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में एको एक विधानसभा की यात्रा की थी, और या हमने हरियाणा में की है। तो ठीक है, वो तो प्रयास। लेकिन मैं अगर आपके मन की बात करूं, आपने इनवाइट तो निश्चित तौर पे किया ही होगा, सबको इनवाइट किया था, तो आपको मन में कभी लगा कि उनको आना चाहिए था यार, बुजुर्ग के नाते, बड़े के नाते ब्लेसिंग्स देने आना चाहिए था बीच में? मेरे को शुरू में लगता था, बाद में नहीं। बाद में ठीक है। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समय के साथ धीरे धीरे समझ पाते हो या सीख पाते हो। तो मुझे खुद लगना शुरू हुआ कि खुशी कह लीजिए, हमारा संदेश भले ही सामाजिक था, लेकिन यात्रा तो राजनीतिक थी, कांग्रेस के झंडे तले थी। तो उस नाते कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण जो हैं वो शायद और चीज़ों पे भारी पड़ जाते हैं, और लोग कई बार एक ऐसी चीज़ जिसमें उस प्रकार से राजनीति ना भी देखनी है, उसमें राजनीति देखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। शुरू में मैं सोचता था कि यार क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर यदि आप CLP की बात करें तो उन्होंने तो, और प्रदेश अध्यक्ष का भी उन्होंने तो जिक्र, जो प्रभारी जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर दिया था, उसी को आगे बढ़ाते रहे। हाँ। क्योंकि प्रभारी ने ही कह दिया था कि ये पार्टी की यात्रा नहीं है, तो हाँ। ठीक है वो तो, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भले का भला, तो अंत में पार्टी की यात्रा तो थी। जब ये बात चल रही थी, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स निकल कर आई, तो कभी बीच में राहुल गांधी जी से बात हुई, जब आपने इनवाइट के लिए भी किया? नहीं, राहुल गांधी जी से इनको कहा जी कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं जी? ना, मैं उस तरह की शिकायत उनके सामने नहीं करता। शिकायत नहीं, वो एक फीडबैक तो नहीं, ये ज़रूर है, वो मेरे से 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक बार नवंबर के समय में, तब मैं शायद अपने 18वें 19वें विधानसभा में था, मेरे ख्याल से दादरी साइड में था, और दूसरा जब मैं अपनी 62वीं विधानसभा में था, इंद्री में था शायद, मैं इंद्री या नीलोखेड़ी, इंद्री, जब दूसरी बार मुलाकात हुई, दोनों बार उन्होंने पूछा भिड़ते मुझसे यही था कि कौन कौन आ रहा है। जानना वो भी चाह रहे थे। हाँ, पूरी तरह से जानना चाह रहे थे। तो ऐसा तो कोई ये सोचे कि उनको पता नहीं था या उनके पास फीडबैक नहीं था, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं थी। ऑफ कोर्स वो उसमें शायद उन लोगों की भूमिका ज़्यादा रही जो खुद ही मेरे ख्याल से शिकायत के मोड में चल रहे थे कि ये यात्रा क्यों हो रही है, ये क्यों नहीं रही, और ये अपनी लेके निकले हुए हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इस तरह की जो बात, वो मेरे ख्याल से उनसे ही पता लग जाता होगा कि यात्रा तो चल रही है। आपने जो बात की ना कि राहुल गांधी जी के पास फीडबैक तो है, तो आई एम प्रीटी श्योर मैं उनको बीच बीच में अपनी यात्रा की प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर बताता रहता था। खास तौर पे जब भी हमारा कोई फेज़ ख़त्म होता था, या किसी भी फेज़ के जब 6-7 हल्के ख़त्म हो जाते थे यात्रा के माध्यम से, तो उसकी मैं उनको सूचना ज़रूर देता था कि जी इतने हल्के हमारे हो गए हैं, इस ज़िले के हो गए हैं, और डिस्टेंस की इतना कवर हो गया, अभी इतना बचा है। तो सिर्फ मैं वहाँ तक सीमित रखता था। कभी ये नहीं था कि
किसी के बारे में मैंने कभी कुछ कहा हो उनको जाके। नहीं, वो मुझे लगता है कि वही आपका चरित्र भी है, क्योंकि आप सकारात्मक और पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। वो भी, और मुझे एक स्टेज पे आकर ये भी समझ में आ गया था कि श्रेय आपको तभी मिलेगा जब आप इसको निरंतर बनाए रखोगे और उस लेवल तक ले जाओगे। उस लेवल तक ले जाओगे। मुझसे लोग कहते थे, मैं पहले भी कई साक्षात्कारों में बोल चुका हूँ, मुझसे पूछते थे मेरे जो सहयोगी यात्री थे, खास तौर पर पहले महीने में जब एक दो ने पूछा, मैंने उनको फिर सीधा सीधा जवाब दिया, उसके बाद किसी ने जिक्र नहीं किया कि जी अगर राहुल जी आ जाएं तो सारा ठीक हो जाएगा, सारे साथ चल पड़ेंगे, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा राहुल जी आपको नेता बनाने क्यों आएंगे? आप एमएलए का चुनाव तक तो जीते नहीं हुए, किस लिए आपको नेता बनाने? आपने क्या सिद्ध किया आज तक कि वो आपको प्रदेश में? मैंने कहा राहुल गांधी जी कोई ऐसी शख्सियत थोड़ी है कि सिर्फ आपको थपकी मारने के लिए आएंगे। वो राहुल गांधी अगर कहीं जाते हैं तो उसका कोई मतलब होता है, और ख़ासतौर पर यदि राजनीतिक आयोजन कोई है उसमें यदि वो शिरकत करेंगे तो वो बिना मतलब के थोड़ी आएंगे। मैंने कहा आप अपने आप को साबित कीजिए पहले कि आप सक्षम हैं ये करने में, वो करके दिखाइए। और ये भी साबित करना पड़ेगा कि आपका पूरे प्रदेश में एक पहचान है या बनाई है, या आपके साथी हैं हर जगह। तो इसीलिए मैंने उनको आमंत्रित यात्रा में तब किया था जब 62 हल्के हम कर चुके थे, तब जब मैं उनसे मिला था तब मैंने उनको आमंत्रित किया था। एंड यू हैड द बैकग्राउंड ऑफ 62 विधानसभा की, ये अब तक कर चुके हैं। नहीं, वो स्थापित हो चुकी थी तब तक यात्रा, तब कोई किसी को वो जो किंतु परंतु या शंकाएं जो थी ना, वो सिर्फ पहले फेज तक थी, जब जिसमें 14 हल्के थे, वो हिसार लोकसभा और जींद जिले के थे। बहुत लोगों की मान्यता यह थी कि ये यात्रा इन्हीं के लिए है, इस इलाके के लिए, और बाकी तो वैसे कह रखा है कि हरियाणा की करेंगे। हाँ, लेकिन वो यात्रा जब दूसरे चरण में महेंद्रगढ़ जिले से बढ़नी शुरू हुई और भिवानी निकली और आगे, उसके बाद लोगों को जचना शुरू हो गया था कि ये तो लंबा काम है। आपने बात की राहुल गांधी जी के पास फीडबैक तो सारा था, तो जब राहुल गांधी जी मंच पर आए 8 मई को, जब आपका कार्यक्रम था, उसमें राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, और हुड्डा जी ने भी आपकी तारीफ भी की, पीठ भी था, और ब्लेसिंग्स भी दी कि आप आगे बढ़ाओ, कांग्रेस को मजबूत करो। तो आई एम श्योर कि राहुल गांधी जी ने नोट भी किया होगा, जो बैनर्स और होर्डिंग सारे उठा के खड़े हुए थे लोग, कि यार इस पे क्या क्या लगा हुआ है, वो भी उन्होंने नोट किया होगा, या उनको किसी ने बताया कि ये देख रहे हो जी क्या क्या लगे हुए हैं? यार मुझे लगता है राहुल गांधी बड़े नेता इसीलिए बने हैं कि इन छोटी चीज़ों में नहीं पड़ते। बिल्कुल सही बात है। मैंने कभी पोस्टर्स पे और बैनर्स पे ध्यान नहीं दिया। मैं कभी छोटी चीज़ों के लिए अपना बीपी नहीं बढ़ाना चाहता। देखिए, सामने वाला अगर अपना छोटापन दिखा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका स्तर इतना ही है। आप यदि उसके साथ एंगेज कर लेते हैं तो या तो आप ये मानिए कि आपने उसको अपने स्तर पे उठा लिया, बिल्कुल सही, या आप ये मान लीजिए कि आप उसके स्तर पे गिर गए। वेरी वेल सेड। तो ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं कि पोस्टर किसका लगा हुआ है, पोस्टर पर लिखा क्या हुआ है, पोस्टर पर बड़ी फोटो किसकी है, छोटी किसकी है, इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। ये राजनीति नहीं है, ये छोटापन है। मैंने राव नरेंद्र जी का भी इंटरव्यू किया था, राव नरेंद्र जी का, तो उनकी मेरे को एक बात मेरे को अच्छी लगी कि भाई मेरी पूरी कोशिश है कि मैं प्रदेश के सभी लोगों को साथ लेके चलूँ जी, जो मुझे अच्छी बात भी लगी। क्योंकि अभी तक क्या है कि कांग्रेस के अंदर नाम कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जरूर है, एक संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट लोगों को लगता था कि गुट बने हुए हैं, नेताओं के अंदर अपना मन भेद कह लो, मतभेद कह लो, जो भी है, तो अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं और एक दूसरे से शायद संवाद और जो ना बात भी कम होती है। तो उन्होंने कहा, और मुझे अच्छी बात ये लगी क्योंकि आपकी जब सद्भाव यात्रा चल रही थी, कुलदीप शर्मा जी आए, कैप्टन अजय यादव जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा, सभी लोग थे, और राव नरेंद्र जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आपके उसमें आए। लेकिन मैं इसमें सवाल ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जी मेरी कोशिश है कि हम एक तो किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात मुझे लगी क्योंकि कांग्रेस में क्या होता था कि इनडिसिप्लिन, किसी ने किसी के खिलाफ बयान दे दिया तो भाई वो चला जा रहा है, फिर वो ट्रेंड बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दो नेताओं से दिस इज कॉन्टेजियस। हाल ही में आप सिरसा जब आपकी यात्रा थी तो गोकुल सेतिया जी भाई के शादी के लिए आमंत्रण दिया, तो आपका एक बयान आया था कि भैया मेरे पास समय नहीं, और मैं अगर भाई ये दौरान शादियां विवाह सारे हरियाणा में चल रहे थे तो मैं नहीं जाऊंगा, उनको बधाई है। लेकिन वो शायद इस बात का, गोकुल सेतिया यंग है, नौजवान है, बुरा मान गए। तो वो कहने लगे जी कि भाई उनका बयान आपने सुना भी होगा, पहले भी आपने शायद इस पर कॉन्ट्राडिक्ट किया, आपने जवाब भी दिया इस पर, वो शायद बुरा मान गए। तो उन्होंने कहा जी कि भाई ये तो बीजेपी में जाके 10 साल अपना मलाई वलाई खाकर
अब यहाँ पर आके अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका भी बयान आया, आपने भी उसको बाद में दिया कि भैया वो बुरा मानते तो मान ही जाए। मैंने सिर्फ एक बार जवाब दिया था, मैंने उसके बाद कभी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जवाब देने लायक बातें नहीं हैं। और वो जवाब भी मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं सिरसा में ही यात्रा में था और मुझसे आपकी तरह किसी पत्रकार साथी ने जिक्र किया था कि उन्होंने ये कहा है कि मैं यात्रा में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं इनको शादी में बुलाने गया था और वो नहीं आया। मैंने उसका जवाब दिया था, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था और उसके बाद मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि जो संगठन की मैं बात कर रहा था, क्योंकि संगठन में राव नरेंद्र जी ने कहा था कि भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरा समन्वय और सामंजस्य रहे पार्टी के सभी लोगों के अंदर और किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन ना हो। गोकुल सेतिया पहली बार विधायक बने, आपका परिवार की पृष्ठभूमि, आप एक बार सांसद रहे राजनीतिक परिवार से और बड़ी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि है परिवार की राजनीतिक। जब इस तरह के बयान एक विधायक की तरफ से आते हैं, जो उन्होंने परसों भी पोस्ट डाली, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने एक बड़े कटाक्ष वे में उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर जो कोट किया हुआ है, इस मामले के ऊपर क्या प्रदेशाध्यक्ष का संज्ञान लेना नहीं बनता कि इस तरह की हल्की और जबकि कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं दो लोग, और इस तरह के बार बार बात हो गई खत्म करिए, लेकिन उसके ऊपर फिर संज्ञान ना लेना और उन पर जवाब तलब ना किया जाना, क्या इसको ठीक मानते हैं? मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस के जो कर्णधार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या और डिसिप्लिनरी कमेटी भी जो बनी है, उनको हर छोटी मोटी बात के ऊपर संज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के खिलाफ सिर्फ तब लेना चाहिए जब मामला बहुत संगीन हो, जब मामला बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि का हो। अन्यथा कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जो स्वरूप है वो दूसरी तरह का है। कांग्रेस में स्वच्छंदता बहुत है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो स्पेस बनी रहनी चाहिए, वो इस तरह से कर्टेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे लोगों में ये मैसेज आता है कि कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट करने वाले दो लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं, और आपने तो खैर किया भी नहीं, उनके लगातार बयान आने परसों भी आया, तो लोगों को ये लगता है कि यार, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें लोगों के फीडबैक क्या थे, मैंने उसमें कमेंट्स भी स्टडी किए, तो लोगों को कहना था कि गोकुल सेतिया जी, आप क्या बीजेपी में जा रहे हो या बीजेपी की तरफ आपकी मंशा है? आप ही के पार्टी के नेता हैं, आप उन्हीं के लिए कटाक्ष किए जा रहे हो, कम से कम आप इस बात का ध्यान रख लो कि आप सार्वजनिक और सोशल मीडिया के मंचों पर ऐसी बात लिख रहे हो। दीपक जी, मैं ना इस बात का कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शायद मंशा यही है कि मुझे उस चीज़ में एंगेज किया जाए, नीचे घसीट लिया जाए, उस चीज़ में एंगेज किया जाए। मैं एंगेज नहीं होना चाहता। और मैं राजनीति को और अपने विचारों को एक स्तर से नीचे कभी नहीं ले जाऊंगा। सामने वाला कुछ ही कहता रहे, मैं कभी भी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकूंगा, छींटे खुद पे आते हैं। ये बात आपने सही की, और मुझे लगता है मैंने पहले भी आपके बयान सुने जी, तो मुझे अच्छी लगती बात एटलीस्ट आपकी कि कम से कम आप बिलो द बेल्ट राजनीति, और जिसको ओछी राजनीति बोलते हैं, आप ना उसके पक्षधर हैं और ना आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी आप उस स्तर तक। देखिए, आपको लंबा जीवन में कुछ भी करना है ना, उसमें आपको कुछ मूल्य हैं जो जिन पर टिके रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आज के दिन बड़ी अच्छी लगती हैं, आपके इर्द गिर्द जो चार आपके साथी हैं वो ताली बजा देते हैं कि वाह जी क्या बात है, चाहे वो आपको कोई काम हो या कोई आपने किसी को जवाब भी दिया, आपका वक्तव्य हो, उसकी बड़ी लोग भी बहुत होते हैं ना उकसाने वाले। तो लेकिन यदि आपने सोचा हुआ है कि मुझे लंबा चलना है, तो फिर आप आम तौर पे इस तरह की भाषा का ना तो इस्तेमाल करते, ना उसके साथ आप अपना कोई संबंध रखना चाहते, क्योंकि फिर वो जैसे मैंने कहा, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ ही आपके ऊपर ही गिरेगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आपका मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी और मैंने उसको पर्सनली उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो आपने एक शायद एक किसी प्राइवेट इंटरव्यू में बात कही थी कि भी आज अगर कोई IAS IPS बनता है तो उसको सरकार क्या नहीं देती, उसको सरकार गाड़ी घोड़ा सारी सुविधाएं देती है, बढ़िया सैलरी देती है, रिस्पेक्ट है, डेजिग्नेशन है, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो कि जहाँ पर आप अपनी दायरे का इस्तेमाल करके समाज के हित के लिए कुछ काम कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो जो समाज के लोगों के लिए बेनिफिट करे, और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी। अब मैं उसी से जुड़ते हुए एक सवाल ले रहा हूँ, और आपने फिर ये भी कहा था कि भाई उसके बाद भी अगर किसी का पेट नहीं भरता और भ्रष्टाचार करते तो फिर तो इलाज ही क्या है,
फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। करीब करीब यही शब्द थे मेरे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे मैं बिल्कुल उसको कोरिलेट कर रहा हूँ आपकी बात से, तो मुझे क्योंकि आपके वर्ड्स याद हैं और मुझे बड़ी जेन्युइनली ये बात बड़ी अच्छी लगी थी। इसलिए अच्छी लगी थी कि मुझे लगा था कि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। कोई आदमी किसी का एग्जाम्पल दे के बात कोट करे और एक आदमी वस्तु स्थिति से गुजरा है। अब मैं इसको एक सवाल जोड़ के देखता हूँ कि आज कोई भी नेता है, पहली बार बनता है, दूसरी बार, चौथी, किसी भी स्टेट के अंदर सरकार बनती है, उनका पहला एजेंडा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे। अब मैं इसमें सीधा सवाल लेता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी जो भ्रष्टाचार का प्रहरी बनता है, भ्रष्टाचार नहीं रहने दूंगा, उनकी कमोबेश स्थिति पता कैसी होगी? उनकी कमोबेश स्थिति हो गई है कि हर आदमी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए। अगर तूने भ्रष्टाचार किया तो तेरे को अंदर करवा दूंगा, मेरी तरफ मत देखना, मेरी तरफ मत देखना। भगत सिंह इस घर में चाहिए मुझे, शहीद इस घर में चाहिए मुझे, देश के लिए लड़ने वाला, मेरे घर से नहीं होना चाहिए। तो मैं भ्रष्टाचार को उससे जोड़ के जाता हूं कि जो आदमी आज अथॉरिटेटिव पोजीशन में, पावर में है, मंत्री, नेता, अधिकारी, इस बात के सुनिश्चित करना कैसे, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। तो बेचारे, या तो वो बात है कि जो बड़ा मगरमच्छ है वो छोटे मगरमच्छों को खा रहा है कि यार तेरे को नहीं करने दूंगा, मेरे बैठे तू करेगा, ये तो मेरा अधिकार है। तो मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूं कि ये है तो सही, और आपको लगता है कि भाई मैं भगत सिंह नहीं बनूंगा इधर? नहीं, देखिए, ये जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर काबू कैसे किया जाए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई, क्योंकि ये हो नहीं रहा, नहीं, हर दूसरे दिन नए घोटाला निकल आता है। ये हो आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। राजस्थान के अंदर आरसीएस होता है, जैसे एचसीएस है, तो आरसीएस राजस्थान सिविल सर्विसेज है, वहाँ पर एक महिला टॉप करती है, वो शायद, मैं उनकी शायद भूल गया, SC ST जो भी होंगी वो टॉप करती है। उनका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि आपका पहला एजेंडा क्या रहेगा? वो कहती पहला एजेंडा रहेगा, मैं जहाँ पर भी जाऊँ करप्शन ना होने। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उनको पहली नौकरी दी जाती है SDM की, और वो अपनी पहली नौकरी में 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है। तो आप समझिए कि मतलब ये बातें सिर्फ बातों तक रह गई हैं। मेरा वैसे ये मानना है कि जो लोग भ्रष्टाचार उन्मूलन की ज़्यादा छतों पर चढ़ के पैरवी करते, जोर से बात करते हैं ना, अंदर वही वेट कर रहे उनकी कोई मंशा नहीं होती। कोई भी बड़ी चीज़ यदि आप करना चाहते हैं, वो इस तरह से छाती पीट के नहीं की जाती। और ये सिस्टमिक चीज़ें हैं जो हमारे पूरे प्रशासन के तंत्र में, कह लीजिए, या हमारे, हालांकि गलत बात बोल रहा हूँ मैं, शायद हमारे DNA में घुस चुकी है। ये जो भ्रष्ट होने की जो एक प्रवृत्ति है। हम एक ऐसा समाज बन गए हैं जहाँ पे ईमानदारी एक वर्चू बन गया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो यही है कि इसका मतलब सिस्टम सारा इतना भ्रष्ट हो चुका है और हम इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ईमानदार अगर कोई है तो हम उसको ये देखते हैं कि ये कोई अलग ही चीज़ है, ये अलग, ये ऊपर से है, ये अलग है भाई। तो इसमें किसी एक को या किसी एक तरह के लोगों को दोष देना, वो ठीक है। दोष अंत में तो उनका आता है जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों। तो एक उम्मीद तो हमेशा ये होती है कि जो ऊपर बैठे हैं सबसे, वो अगर ठीक हो जाएंगे तो नीचे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसको इतना सरल और साधारण तरीके से नहीं देखता। ठीक है, उसका असर बहुत पड़ता है, लेकिन अंत में आपके अंदर वो क्षमता या वो बुद्धि भी होनी चाहिए कि यदि आप खुद ईमानदार हैं तो उसका आप नीचे निर्वहन करा सकें। क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता ये भी हो जाती है, मैं जब नौकरी करता था मेरी भी थी, कि भाई मैं तो ठीक हूँ, बाकियों को मैं उनके अपने विवेक पे छोड़ता हूँ। लेकिन जब आप टॉप पे आके बैठते हैं और आप वाकई कुछ करना चाहें तो ये मत भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात है। ये मत भी नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि, और देखिए दूसरा क्या है कि जो पिछले करीब 30 साल में जो एक पूरी अर्थव्यवस्था फैली है और पैसे का जो प्रचलन हुआ है, उसमें भ्रष्ट होना आसान भी बहुत हो गया। पहले स्कोप हो गया, पहले छोटी मोटी चोरी दिखती थी। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था, रोहतक में रहता था, 4वीं-5वीं क्लास में, कोई समझ तो लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के घर में जाओ तो उससे ये पता लग जाता था कि इसने
ऊपर की कमाई कर रखी है, सामान कितना अंदर रखा हुआ है। अंदर रखा हुआ है। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। तो बाकी लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है बहुत बड़ा है, और लेकिन आप मेरी उस लोगों में जो निराशा बैठ जाती है ना, जो फिर सिनिसिज्म बन जाती है, वो इस तरह की चीज़ है जो आम आदमी पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही तो आए थे, उसी पे आए थे कि करप्शन और इसीलिए मैंने अपने पहले इंटरव्यूज़ में भी एक दो जगह जिक्र किया है। एक किताब लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म, वो किताब पढ़नी चाहिए। उस किताब का जो समरी यदि मैं उसकी कहूँ, या उसका उससे क्या संदेश मिलता है, वो संदेश यही है कि एक क्रांति आती है एनिमल फार्म में। वो कोई देश की वो क्रांति नहीं है, कि जहाँ पे वो जो उनके ऊपर उनका मालिक होता है और मालिक के कारिंदे होते हैं, वो उनसे ग्रस्त होते हैं, और एक दिन सारे जानवर मिलके क्रांति कर देते हैं और अपने मालिक और उसके कारिंदों को फार्म से भगा देते हैं। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है नई व्यवस्था बनने की, और वो नई व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में जाती है, वो जो पहले वाला मालिक और उसके कारिंदे थे, वो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट और उनसे भी ज़्यादा दमनकारी बन के निकलती है। तो ये हमने दिल्ली में देख लिया, और ये लोगों को बहुत निराश करता है। और इसीलिए मेरा भी, देखिए, हम वैचारिक तौर पे या थोड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन एक आम जन साधारण जो है, उसकी भावनाएं जो हैं, वो समय समय पर आंदोलित तो होती हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के नाम पे हों, चाहे वो किसी और कमज़ोरी के नाम पे हों। कौन सी चीज़ कब लोगों को आंदोलित कर रही है, वो इस पर निर्भर करता है कि आपको लोगों की पल्स पता है या नहीं पता। आज आपको एक समाज की विडंबना बनाता हूँ कि आज जिस लेवल के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं साल दर साल, तो अब 100-200 करोड़ का भ्रष्टाचार लोगों को लगता नहीं। 100-200 का बस, तो 1.5 लाख करोड़ का होगा, सुना था परसों वो हुआ था। तो 100-200 50-100 करोड़ में तो लोग उसको मानते नहीं है, कहते हैं तो रूटीन का, ये तो रूटीन में चल ही रहा होगा। बड़े को बताओ 1.5-2 लाख करोड़ के बताओ, 5 लाख करोड़ के बताओ, तो लोगों को ना इतनी फिगरें सुन ली है। आदमी को अगर उस फिगर को कैलकुलेट भी करना हो तो उसको सोचना पड़े कि मैंने 1.5 लाख करोड़ ही लिखा है, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, 1.5 लाख करोड़ में इतने ही जीरो आते हैं। देखिए दीपक जी, ये इस टाइप का जो भ्रष्टाचार है ना, उसको तो मैं और आप अखबार या टीवी में, अखबार में पढ़ के या टीवी वगैरह पे सुन के उसके बारे में शायद कोई सोच लें, बहस कर लें। आम व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं। उसका वास्ता है जब वो तहसील में जाता है, जब वो थाने में जाता है, जब वो पटवारी के पास जाता है, जब वो म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जाता है, जब वो 112 पे फ़ोन करता है, उस समय उसको क्या रिस्पांस मिला और उससे क्या उगाही करने का प्रयास किया गया। तो और ये बड़ा भ्रष्टाचार भी तभी होता है जब आपकी पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी हो। ये कहना कि ये सिर्फ, मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले एक वो जैन हवाला डायरी कांड हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम थे। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े से मेरा मतलब सामाजिक राजनीतिक तौर पे भी और पैसे के लिहाज से भी, और पैसे के लिहाज से ऐसे नहीं कि वो उन्होंने उस पद पे रहते हुए बनाया, पीछे से बहुत अमीर थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। उनके नाम के आगे भी 5 लाख लिखे हुए थे। 5 लाख में बात कर रहा हूँ 1991-92 की, हाँ 90-91 की बात है शायद। तो मैंने अपने पिताजी को ऐसे ही जिक्र कर दिया कि जी क्या है ये, इस आदमी के नाम के आगे भी पैसे दिखा रखे हैं, इसको क्या कमी है। मुझे अभी याद, उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख का हीरा अपनी बीवी को देगा तो माड़ा लगेगा क्या। तो वो जो ग्रीड है, हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका अंत नहीं है, और उसका पैमाना यही होता है कि आप पे ऑलरेडी कितना है, तो आपका लेवल भी उतना ही ऊपर हो जाता है, आप उतना ही मांगोगे। अब मेरी मारी यदि 2 लाख रुपए की है तो मैं 2 लाख तक सीमित रहूँगा। मेरी मार अगर 20 करोड़ की है तो मैं 20 करोड़ पे आ जाऊंगा। तो वो तो ये चीज़ें, और मैं हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दुखदाई, मैं हंस इसीलिए रहा हूँ कि हताशा वाली जो चीज़ है। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स आल्सो। तो लेकिन 1,70,000 करोड़ का याद है, उस एक वक्तव्य ने CAG के इस देश की राजनीति पलट दी थी, और अंत में क्या मिला, एक भी व्यक्ति उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हुआ,
और पूरी राजनीति उस आदमी ने बिगड़वा दी इस देश की। तो ये चीज़ें हमको भी कई बार ना, हम भी भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था, मैंने 2011-12 से 2014 वाला। मैंने अभी पीछे सारे नेता भ्रष्ट हैं, मैंने अभी एक सारे नेता चोर हैं, हैं, बहुत से हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ठीक भी हैं। तो सिस्टम को ऊपर तक पता है कि ये जब पता है इनको चोर है तो फिर करते क्यों नहीं उनके खिलाफ? जब सिस्टम को पता है, जैसे आपको पता है कि कुछ क्या है, एक लाइन, भाई आप नाम नहीं ले रहे लेकिन पता तो आपको है। वो एक लाइन है ना, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। तो हर तरह के आदमी के साथ आपको जीना पड़ता है। मैंने अपने एक वीडियो में ना, जैसे आपने बात की, मैंने अपने एक वीडियो में एक बात कही थी कि हमारे देश की एक विडंबना है, यहाँ पर जो आदमी भ्रष्टाचार करते हुए पैसे खाता हुआ पकड़ा जाता है वो पैसे देकर छूट जाता है। चलो अभी इतना लंबी बहस है, इसका कोई अंत नहीं है। वो तो कहते हैं एक कम्युनिटी ऐसी भी है, उसका यदि दिवालिया निकले तो उसको बहुत बढ़िया बिजनेसमैन माना जाता है। इसका मतलब ये लोगों के इतने पैसे खा चुका है कि पूरी क्षमता है इसके अंदर क्षमता पूरी है। या अगर इनकम टैक्स की रेट पड़े तो भाई इसीलिए पड़ी कि इस पे बहुत है और उसको वो फिर बड़ी इज्जत की नज़रों से देखते हैं, समान बहुत है। तो ठीक है। मुझे आपके एक साक्षात्कार की एक पुरानी और याद आ रही है कि आपसे शायद किसी ने पूछा था और मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे, तो जैसे आपने कहा भी मैं ठीक रहूँ, मैं ठीक हूँ तो बाकियों का मैं क्या कर सकता हूँ, अभी अब सारे आदमियों का तो मैं कर नहीं सकता। तो अफसर तो आपके पास भी आए होंगे, ऑफर्स तो आपके पास भी आए होंगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे होंगे, तो एक से एक ऑफर्स आई होंगी। कोई ऐसा वाक्य जो आपको लगता हो कि भाई साहब ये तो बस बंदा तैयार ही बैठा था, बस मेरे हाँ करने की देर थी, और वो रियल लाइफ इंसिडेंट कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो? देखिए, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, मेरे पिताजी की वजह से और शायद मेरी खुद की कारगुजारी से जल्दी ये रेपुटेशन बन जाती आदमी की कि इसके साथ कोई इस तरह की बात करने का फ़ायदा नहीं। मेरे साथ ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया था। मैं डीसी पंचकुला लगा था नया, ये मैं पहले भी एक इंटरव्यू में जिक्र कर चुका, मैंने सुना कुछ इस तरह से जी। और ये जो होती है घग्गर की माइनिंग, वो रेते वाली, हाँ जी, उसका टेंडर था, और मैं वहाँ एडीसी भी था 1 साल पहले तक, मतलब उस समय सरकार अलग थी, सरकार बनी तो मैं डीसी हो गया था, तो उससे पहले एडीसी था। तो वो टेंडर 3 बार आ चुका था और हर बार वो फेल होता था, कोई उसको लेता नहीं था, रेट नहीं आता था उस पर, और हर बार क्योंकि वो रेट नहीं आता तो 5% कम करके अगली बार बिडिंग हो जाती होगी, लेकिन नहीं हुआ, वो कोई लेना ही नहीं चाहता था। वो फाइनली जब मैं डीसी बना, वो फिर वो टेंडर दोबारा आया, रोल आउट हुआ होगा, और क्योंकि मैं पहली तीनों ऑक्शंस में भी खुद जाता था बतौर डीसी, तो मैंने तो ये मन भी बना रखा था कि बतौर डीसी भी जाके मैं ही बैठूंगा कि देखें तो ऐसा क्या है। उस समय ज़रूर मुझे 2-3 जगहों से ये चीज़ आई थी, और क्योंकि कभी उस तरह की चीज़ ना की थी, ना सोची थी, फिर भी उसके बावजूद जब ऑफ़र्स हुई तब तक मुझे इतनी समझ आ चुकी थी कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, देखते हैं क्या है। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो बात दूसरी है कि जब वो ऑक्शन हुई, उस ऑक्शन का असेंबली में जिक्र किया गया था, जो हमारे उस समय के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, आई थिंक रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने उस ऑक्शन का जिक्र किया गया था कि पिछली व्यवस्था में इस पे जो सरकार को रेवेन्यू मिला था वो फ़र्ज़ करो 100 रुपये था, वो अब 300 रुपये मिला है। वो इसीलिए था वो कि बीच में जो कट था वो नहीं हुआ, तो सरकार को खजाने में खूब पैसा आया, और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है आज तक। लेकिन एक चीज़ और मैं कहता हूँ मजाक में कि मैं कई दिन बड़ा खुश होकर सोता था कि तेरी वर्थ तो कई करोड़ की होगी। मूल्य तो डाल दिया। वो दिन था, उसके बाद फिर इस तरह का कभी नहीं हुआ, जबकि उसके बाद तो मैं एक ऐसे दफ्तर में भी 1.25 साल रहा जहाँ इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इस दफ्तर की हुडा का, जिसको अब HSVP कहते हैं, उसका CA भी रहा, हैफेड का रहा। ये सारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बहुत बड़े बजट्स हैं। तो कभी मेरे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे से आके इस तरह की कोई बात कर सके। आपसे, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सनली जस्ट क्लोज टू योर हार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करने के बाद और अब राजनीति में जेन्युइनली एक्टिव होने के बाद, सांसद रह लिए, पब्लिक डीलिंग,
वन ऑन वन लोगों के बीच में रह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपको आज लुकिंग बैक एट योर प्रीवियस एक्सपोजर ऑल्सो क्या सेटिस्फेक्शन देती है, या क्या आज आपको लगता है कि दिस गिव्स मी वेरी मच सेल्फ कंटेनमेंट? मैं नौकरी में था तो मुझे ज़्यादा खुश था, या आज, क्योंकि आज राजनीति में तो मतलब उसको वो बोलना, कंडेम करना भी शायद बड़ा मुश्किल होगा। देखिए एक तो है कि दोनों को अलग रखना चाहिए, दोनों फील्ड अलग हैं जी। सिर्फ सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और आपके पास अथॉरिटी हो तो आप शायद कुछ चेंजेस ला ज़्यादा सकते हैं कर समाज सकते के लिए हैं। अच्छे। बाकी निजी संतुष्टि की जहाँ तक सवाल है, मैंने नौकरी 21 साल की, उसमें मेरी ज़िंदगी का एक जो डिफाइनिंग मोमेंट था जिसको मैं मानता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मेरी नौकरी और जो मेरा व्यवहार था वो हर पैमाने पे मैं ठीक रहा लोगों की नज़रों में भी, और प्रशासनिक तौर पे मैं डीसी फरीदाबाद था, और उस नाते मैं फरीदाबाद लोकसभा का रिटर्निंग ऑफिसर भी था। ये 2009 के चुनाव की बात है, और मेरे पिताजी उस समय प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और मेरे चाचा जी भूपेंद्र हुड्डा जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ, मैं इस इंतज़ार में था कि ट्रांसफ़र अब आई कि कल आई। बड़ी सीधी सी बात है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन सरकार के सबसे वरिष्ठ लोगों के साथ है, पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, तो मुझे यह था कि आजकल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने पूरा इलेक्शन कराया, मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई। मुझे उस चीज़ से मैं अपने आप के लिए मानता हूँ कि वो तस्दीक थी इस बात की कि ज़िंदगी में ये जो कमाई की है लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। क्योंकि देखिए, और कोई नहीं तो जो विपक्ष की पार्टी का कैंडिडेट या उसके वर्कर हैं वो भी इस बात पे लगा वो तो शिकायत कर सकते थे। बिल्कुल, किसी ने नहीं की। एक किस्सा भी बताता हूँ जी, इसी से संबंधित, कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा जी, क्योंकि कैंडिडेट कई होते हैं जी। तो जो विपक्ष के जो 3-4 कैंडिडेट्स थे, उनमें से एक तो मेरे पास वो रात को 10 साढ़े 10 बजे मिलने आए घर पे। वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेके आए हुए थे, मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि आप इसको एक बार ज़रा इनफॉर्मली देख लो, नज़र मार लो, कोई कमी तो नहीं है। तो मुझे उस दिन भी बहुत ये लगा था कि देखो, ये विपक्षी पार्टी का है, ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानता है, उसके बावजूद भी इसको मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने कागज़ दिखाने आ रहा है मेरे को कि इस पर नज़र मार लो। और जैसे मैंने उसके बाद कहा कि पूरा इलेक्शन कराया, तो मैं उसको ना सिर्फ ये नहीं मानता कि एक इलेक्शन मैंने करा दिया सफलतापूर्वक, उसको मैं एक पर्सनल वैलिडेशन मानता हूँ। तो इसलिए मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से बहुत सेटिस्फाइड था। बाकी ये है कि जो सेटिस्फैक्शन वो तो जिस फील्ड में आप हो, आपको इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें कितने कमिटेड हो। तो खुशी कहाँ कम मिली ज़्यादा मिली वो तो उस हिसाब से निर्भर होगा। तो उसमें मैं ये तो ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 21 साल नौकरी करूँगा। मैं ये चीज़ अनेकों बार कह चुका हूँ, मेरे लिए नौकरी उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरी सारी जद्दोजहद जो थी वो एक शिनाख्त की थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो ठीक है, नौकरी अच्छी कर ली, ईमानदारी से कर ली, ठीक समय बीत गया, लेकिन मैं यदि ये ढूंढूं उसके अंदर कि मैंने कोई लठ गाड़ दिए या झंडे गाड़ दिए, वो ना मुझे गलतफहमी है, ना मैं मानता उसको। तो राजनीति का आयाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको यदि राजनीति में मौका मिले तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में मौका मिलना ज़रूरी है। जो आपका पहली बार का इंसिडेंट रहा जब सांसद बने, लोगों की इतनी सारी अपेक्षाएं थी, और क्योंकि आपने पब्लिक डीलिंग इतनी वास्ट लेवल पे नहीं थी, लिमिटेड लेवल पे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जब आप लोगों को लगे तो आपको क्या लगा कि भाई जो आप बेसिक अंतर, क्योंकि आप जब पहली बार पब्लिक के इतना ज़्यादा इंटरेक्ट किया, क्योंकि आपने जब, मुझे लगता है जब आपने इस्तीफा दिया था साथ के साथ आपकी टिकट अनाउंस हो गई थी, अब चुनाव हुए, जीत गए और सांसद बन गए। उसके बाद लोगों का कहना ये भी था कि शायद बृजेंद्र सिंह जी जो उसके बाद नहीं हो पाए, क्योंकि उनका यहाँ आना कम रहा, लोगों के बीच में टाइम कम बिताया। उस क्या ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? यार, एक तो मैं ये चीज़ मानता हूँ, बतौर सांसद आपकी पहली जिम्मेवारी ये है कि जब पूरा सेशन चल रहा हो तो आप सेशन में होने चाहिए। बहुत से सांसद वो नहीं करते। हाँ, लेकिन ये कि मेरी सांसद में मौजूदगी तो है लेकिन विजिबिलिटी नहीं है। अब आप सवाल नहीं उठा रहे। वो इसलिए कि आप 325 एमपीओं की पार्टी में एक एमपी हो, फर्स्ट टाइमर हो,
तो आपको मौके आप अभी भी देख लीजिए, जो बड़ी पार्टियां हैं उनके 5-7 लोग ही मिलेंगे आपको जो बोलते दिखेंगे, ज़्यादातर सवाल जवाब करते हैं। बाकी तो वो जो क्वेश्चन आर, जीरो आर, उसमें किसी को मौका मिल गया 2 मिनट बोलने का तो बोल दिया। या कुछ छोटी पार्टियों के सांसद होते हैं, अब क्या है कि हर पार्टी को टाइम हर इशू पे मिलता है, तो जो छोटी पार्टियां हैं जो 1 मेंबर की है या 2-3 मेंबर्स की है, वो उनके सदस्य भी आपको उनकी विजिबिलिटी भी दिखती है। लेकिन यदि आप ये परसेप्शन जो कह रहे हैं यदि ये रही तो मैं स्वीकारता हूँ इसको, उससे भागने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भागोगे तो फिर और शायद ये यात्रा जो था उसी इमेज से बाहर निकलने का एक माध्यम था या माध्यम बना। कम से कम ये नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं कर सकता। लोगों ने आपकी यात्रा को ना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ा, क्योंकि आपका अटायर वैसा था, टी शर्ट वही था अटायर, फिर आपका बीएड भी ऐसी बन गई, तो लगभग वो चलते चलते ऐसा लगा कि मतलब एक वो भी लगा, तो वो भी वाज दैट आल्सो डेलिबरेट और इट जस्ट वो कुछ भी बाय डिज़ाइन नहीं था। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर थी जो मैंने उनकी कॉपी करी थी, वो थी सफ़ेद टी शर्ट, बस। बाकी चाहे मेरा चश्मा है, चाहे मेरी पैंट है, जूते या ओवरऑल वो दाढ़ी जो है, उसमें ये नहीं था कि मैं कोई तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, टी शर्ट थी। लेकिन लोगों ने जोड़ा ज़रूर, लोगों ने जोड़ा और सिमिलैरिटी काफ़ी स्ट्राइकिंग हो गई थी, खास तौर पर दाढ़ी का जब एक स्तर के बाद जब वो बढ़ गई, तो उसके बाद वो लोग, और ये मैंने सड़क पे ही महसूस किया बहुत बार, परिवार रुक जाते थे गाड़ी रोक के और आके मिलते थे, कहते जी पहले तो हमने सोचा कि राहुल गांधी जी दोबारा यात्रा में निकले हुए हैं, लेकिन चलो आपसे मुलाकात होगी। मैंने चलो इसी बहाने आपने पहचान तो लिया। ये बड़ी एक अच्छी बात थी। लेकिन 2 चीज़ों में फ़र्क है जी। शुरू के जो यात्रा के 2.5-3 महीने थे ना, और आखिरी के जो 2-2.5 महीने थे, उन दोनों में पहचान में बहुत अंतर था। पहले कुछ महीने मैं किसी का बेटा था या कोई है जो यात्रा पर निकला हुआ है, कांग्रेस पार्टी का शायद कोई नेता है, उस तरह से था। लेकिन आखिरी के जो 2-2.5 महीने थे उसमें लोग मुझे पहचानते थे, और वो इलाके थे जो हमारे इलाके से बहुत दूर का इलाका है। मैं ये चीज़ का पहली बार तो मुझे एहसास हुआ, हालांकि वो तो करीब का इलाका था, जब हमारा 5वां चरण शुरू हुआ कैथल से और हम असम तक गए, और उसके बाद जब हम ये आपका फतेहाबाद और सिरसा में गए, तो वहाँ लोगों की आँख में जो एक आपको दिखता है, आप समझ जाते हो, क्योंकि आप इतना लंबे समय से लोगों को देख रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, तो वो एक पहचान तब तक बन चुकी थी। तब लोग मुझे इसलिए नहीं देखने आते थे कि मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का लड़का हूँ या छोटू राम का पड़ पोता हूँ, या ये कोई राहुल गांधी जैसा दिखता है। तब लोगों की बॉडी लैंग्वेज में मुझे एक फ़र्क दिखना शुरू हुआ आखिरी के 2-2.5 महीने में। तो अगर पहचान के नाते कि और अगर सही एक ही एहसास मुझे आना शुरू हुआ कि पहचानने तो लग गए। अभी 4-5 महीने की यात्रा के बाद भी लोगों ने एक्सेप्टेंस, जो बृजेंद्र सिंह जी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एज अ सीरियस पॉलिटिशियन, और वो कांग्रेस के जिस एजेंडा को लेके जा रहे हैं कि लोग अब उसको वैलिडेट कर रहे हैं और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन यात्रा की और यात्रा के संदेश की तो होगी थी, लेकिन लोगों में एक्सेप्टेंस आपकी कितनी बनी है या नहीं बनी, वो तो अब समय बताएगा आगे वाला। अब जब दोबारा से मैदान में उतरेंगे, दोबारा से जब फील्ड में उतरेंगे किसी भी माध्यम से, वो तो तब पता लगना शुरू होगा कि किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से लोग आएंगे। क्योंकि यात्रा, मेरा ये मानना है, वो समय था कि लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, और ख़ास तौर पर मैं राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सोचता बहुत है, वो बहुत तोलता है चीज़ों को, तो वो तो अब पता लगेगा। एक बात आपने की, और एक बात बताओ, राजनीतिक लोगों के लिए एक बात और मशहूर है कि कान के बहुत कच्चे होते हैं, कि उनके इतने सारे लोग इर्द गिर्द रहते हैं, जो फुआ रहता है, तो वो हर पल बाद स्टेटमेंट्स भी बदलती हैं, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं ना कान में बोलने वाले कुछ, तो ये भी राजनीतिक लोगों के लिए मशहूर है बात। वो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं एक साहब से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ राजनीतिक लेयरों के अंदर चर्चा है, जो शायद मुझे लगता है कि आपसे किसी ने अभी तक पूछा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, और बड़ा स्ट्रांगली वो चर्चा है, स्ट्रांगली उसके पीछे बैकग्राउंड है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, 3 बार उनकी लीडरशिप में चुनाव हो गया, 3 बार कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार गई, फिर उम्र का तकाजा भी है,
एक उम्र होता है, और जैसे कहते हैं कि उम्र के बाद युवाओं ने आगे आना ही है। जब एक आदमी होंगे कि एक उम्र के पड़ाव के बाद युवा आगे आएंगे, प्रदेश के जो और जिसको बोलते हैं ना मजबूत युवा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा के अंदर, चाहे पहल आपने करी, लेकिन एक ही नेता जो पहली बार हरियाणा के अंदर एक यात्रा लेके निकले वो थे चौधरी बृजेंद्र सिंह। इसको लेकर चर्चा ये है कि, और किसी से छुपा नहीं है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बार एक समय में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। राजीव गांधी ने शायद उनको कमिट भी किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां उस समय ऐसी रही थी कि चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये रही थी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के आज तक रहता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री मटेरियल हूं और मुझे बनना चाहिए था प्रदेश की सेवा करने के लिए। लेकिन आज चर्चा ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान की शायद उन बंद कमरे के अंदर, ये ड्राइंग रूम की एक रणनीति है चौधरी बृजेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से आगे लाना। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो किया वादा था, वो अगर चौधरी बृजेंद्र सिंह आज कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करके दिखा देते हैं कि ये वो काबिलियत रखते हैं, तो इनको आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना, ये चर्चा है। और ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चर्चाएं हुई हैं जहाँ से निकली है, तो वो उस बंद कमरे का हिस्सा है जहाँ पर कुछ लोगों के बीच में चर्चा हुई है। नहीं, खैर मेरे को ऐसे बंद कमरों के और उनके पीछे क्या चर्चा है उसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में कभी भी फैसले इतने भावनात्मक होकर नहीं लिए जा सकते कि आज से 35 साल पहले कुछ नहीं, 35 साल भी तो बहुत हो गए ना, 4 दशक बीत गए। हम ना घटना अब मेहनत भी तो कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर तो रहे हैं। तो वो ठीक है कि बाकी आपने जो जहाँ से बात शुरू की, मेन चीज़ वो है जनरेशनल शिफ्ट तो होगा। समय के साथ स्वाभाविक कोई नहीं भाग सकता, मतलब स्वाभाविक है। इकलौती चीज़ जो कांस्टेंट है वो समय है, और समय में बदलाव तो वो तो होना है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी प्रयास ज़रूर आदमी को करना चाहिए। वही वाली बात है कि आप घर बैठे बैठे ये सोच लें कि मैं फलाने का बेटा हूँ और फलानी विरासत का मैं वारिस हूँ और सिर्फ मुझे उस वजह से अहमियत मिले, तो ठीक है, लोकतंत्र में तो कब वो गाड़ी निकल जाए आपको पता ही नहीं लगता। वाइप ऑफ कर दिया आपने सद्भाव यात्रा से, ये दिखाने के लिए दैट यू आर हियर फॉर अ सीरियस पॉलिटिक्स। आप सिर्फ ड्राइंग रूम और बंद कमरे की पॉलिटिक्स में नहीं हो। लेकिन आपके दिल की बात, अगर परिस्थिति ऐसी बनती है हरियाणा के अंदर और नाम आता है, तो चौधरी बृजेंद्र सिंह चाहेंगे, क्यों नहीं बागडोर मिले भाई? पहली चीज़ तो ये कि मैं अपने आप को सीनियरिटी में कहीं भी नहीं देखता। मैं MP रहा हूँ, वो BJP का रहा हूँ, कांग्रेस में आए मेरे को 1.5-2 साल हुए हैं, तो मैं अपने आप में ना कोई खुश फहमी उस तरह से नहीं पालता। परिवार ने 40 साल सींचा है कांग्रेस को। नहीं, वो बिल्कुल सींचा है, और 40 साल नहीं, उससे पहले मेरे दादाजी भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में जुड़े रहे थे, मंत्री भी रहे थे बंसीलाल जी की सरकार में। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप किसी राजनीतिक परिवार से आ रहे हो, आपको इनिशियल स्टार्ट एक मिलता है, ठीक है, मुझे MP बनने के तौर पे मिल गया था, लेकिन उसके बाद से तो अब वही है कि इट्स आपको अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, उसके दम पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास सिर्फ एक समय का नहीं होता। ये नहीं होता कि यात्रा कर ली तो अब इसके बाद अब बैठ के इंतज़ार करो कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन आपकी सवाल का मैं इस हिसाब से ज़रूर जवाब दे सकता हूँ कि राजनीति में यदि आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। भाई, पेट में कुछ तो आग होनी चाहिए। वो आग रोटी की तो है नहीं, वो आग महत्वाकांक्षा की ही हो सकती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, उसको कुछ करने के लिए आप कुछ कहीं पहुंचना चाहते हैं। जैसे आपने मेरे पिताजी का जिक्र किया चीफ मिनिस्टरशिप का, वो इसलिए नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। उन्होंने राजनीति में एक ऐसे समय में ये समझ लिया था कि सारी सत्ता का जो केंद्र है वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बन चुका है। छोटे से छोटे फैसले भी वहाँ से होते हैं। तो यदि आपको सही मायने में सत्ता में रहते हुए कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, वेलफेयर करने पब्लिक का, तो वो एक गलत चीज़ है। ये केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ये केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। चाहे
केंद्र की बात करो या प्रदेश की बात करो, तो मैं तो उससे वैसे तो सैद्धांतिक रूप से उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक व्यवस्था जो बन जाती है वो बन जाती है, वो धीरे धीरे हिलती है भी या नहीं हिलती, कब तक चली जाए कुछ नहीं पता। तो वो उस परिवेश में वो बात है। हाँ, ये है कि महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए आदमी को। सिर्फ ये है कि यदि आप क्या होता है टारगेट सेट कर लो ना, फिर आप दुखी भी बहुत होते हो, रेस्टलेस हो जाते हो। हाँ, वो अगर आपने सोचा मेरे को ये पद मिले और वो ना मिले, मायूसी और एक खींच पैदा होनी शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी आप सिर्फ निरंतर काम करना चाहते हैं, गति बनाए रखना चाहते हैं, पब्लिक में रहना चाहते हैं, वक्त बताएगा, वक्त देखेगा जो। हाँ, और लोग और पार्टी उसका संज्ञान लें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मैं आपसे 2 सवाल जिंदर जी और इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनता के बीच में आम तौर पर उठती है, और ये सिर्फ आपको लेकर नहीं, आपके पिताजी को लेकर नहीं है, ये नेताओं को लेकर बात है। और इसमें मैं कोरिलेट करूँगा एग्जाम्पल राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बीजेपी में गए, आप बीजेपी में रह के आए हैं, वहाँ से सांसद रहे हैं। जनता जब एक आदमी के, एक नेता के तौर पर किसी की बात बार बार सुनती है और वो उनके रिप्रेजेंटेशन सुनती है, उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग सुनती है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बीजेपी को कंडेम किया। आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो पहले सीए से, फिर उसके बाद वहाँ से विधायक बने, फिर जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने, फिर राज्यसभा सांसद बने। सबसे ज़्यादा अगर अरविंद केजरीवाल के जो 3, 4, 5 लोग थे जिन्होंने बीजेपी को घेरा हर मोर्चे पर, उनमें राघव चड्ढा एक आदमी थे। परिस्थितियाँ कोई भी रही हो, आपकी परिस्थिति रही हो, आपको लगता है कि आप जनता का सामने कैसे करने, तो आप राजनीति छोड़ देते, आप समाज सेवा कर लो ना। आपको किसने कहा कि आपने राजनीति में बने रहना, आप छोड़ दीजिए राजनीति। लेकिन आपने राजनीति, आप उस केस में चौधरी बीरेंद्र सिंह और आप, क्योंकि आप तो उसके बाद जस्ट पहली बार आप आए, तो लोगों के मन में भाव आता है कि आज जिस नेता की बात हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, आज तक वो बीजेपी को कंडेम कर रहा था, बीजेपी के अगेंस्ट बोला रहा था, आज उनके पास जा गए तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया कि फलानी पार्टी विचारधारा से भटक गई, उनका एजेंडे से भटक गई, अब वो भ्रष्टाचारी हो गई। तो भ्रष्टाचारी हो गई तो आपकी खुद की भी तो कॉन्शियस कुछ कहेगी। सुबह शाम उनको गालियां दे रहे थे आप, अब वो वॉशिंग मशीन ठीक हो गई, तो आप ये कह दो कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं, कि भैया मैं उनके पास मैं जा नहीं सकता। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये नेताओं के बीच में क्यों नहीं आती? यही सवाल लोग आपस में बात करते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जब इतने साल सेवा करने में, कांग्रेस के 10 साल गए, तो 10 साल में ऐसा क्या मोह भंग हुआ? क्योंकि उन्होंने तो इस्पात मंत्री भी बना दिया था, आप सांसद भी रहे, फिर कांग्रेस में। तो ये सवाल लोगों का, क्यों बात करते हैं कि अभी सिर्फ अपनी जमीन तलाशने के लिए ब्रजेंद्र सिंह जी और इसलिए कांग्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया लोगों को जवाब क्या देंगे कि 10 साल बीजेपी में रह के वापस आ गए, तो अपनी ज़मीन भी तो मजबूत करनी है। तो आपको लगता नहीं कि जब इतने स्ट्रांगली ओपिनियंस पार्टी के लिए रखे और फिर आप उसके बिल्कुल विपरीत चले जाते हो, isn't it दैट डिफिकल्ट टू फेस पब्लिक ऑल्सो, और उसको जस्टिफाई करना, या सिर्फ राजनीति करनी है तो उसके प्रोसेस में हम करते चले जा रहे हैं? देखिए, आपने बात राघव चड्ढा से शुरू की, जोड़ी नहीं, मैंने इसलिए जोड़ी क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई भी हैं, किरण चौधरी भी हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। दोनों में कोई तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पिताजी 10 साल बीजेपी में रहे ज़रूर जी, लेकिन कभी भी उन्होंने, उनके वक्तव्य ऐसे नहीं रहे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ बदतमीजी की। नहीं की, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका पार्टी छोड़ने का कारण कुछ और था। उनका पार्टी छोड़ने का कारण ये नहीं था कि सत्ता सुख भोगना है। उनका पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस पार्टी को 42 साल दिए, और पार्टी ने भी बहुत दिया, तो उस पार्टी में यदि आपके लिए और ऊपर बढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और एक दरवाज़ा नहीं, सारे दरवाजे, तो मेरे पिताजी उस तरह के आदमी तो हैं नहीं जो घर बैठ जाएं संन्यास ले लें। तो बीजेपी में उनका जाना कोई ऐसा नहीं था कि कोई विचार उनके बदल गए थे या उनकी राजनीतिक सोच बदल गई थी। वो सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते एक राजनीतिक फैसला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। राजनीति में पद आदमी को आदमी के कद के हिसाब से मिलता है। कोई ये कहे ना कि ये चीज उनको दे दी, देता कोई नहीं। आप लायक होंगे तो देंगे, पार्टी को आपकी उपयोगिता नजर आती होगी तो आपकी आपको तरजीह दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। मुझे सांसद की टिकट दी गई, ठीक है, मैं बीरेंद्र सिंह का बेटा था, पहला क्राइटेरिया वो था,
लेकिन मैं सीनियर आईएएस अधिकारी था। नॉर्मली आईएएस अधिकारी नौकरी छोड़ के, और जब 14-15 साल बचे हों, तो मेरे ख्याल से हर पार्टी टिकट दे देती है। हाँ तो कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे को कोई एहसान टेका जाने लग रहा था। तो वो बहुत चीज़ें अपनी जगह हैं। और ना मेरे पिताजी और ना मैं, हम कभी सहज नहीं रहे। मेरे पिताजी बड़े परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे ये बात करनी शुरू करी, और बात बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, तो उन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं कहा कि तू टिका रहे या तू गलत सोच रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो मेरे से सहमति रखते थे। तो वो एक चीज़ है। और देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है ना, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ईमानदारी से मेरी उनके बारे में जो समझ है, मैं उस समय तो नौकरी में होता था, लेकिन मैं बड़ा क्लोजली उनको फॉलो करता था। 2-4 लोग छोड़ के मुझे वो कभी जेन्युइन लोग नज़र नहीं आए। वो राजनीति में थे ही सिर्फ सत्ता के लिए, और क्योंकि उनको एस्टैब्लिश्ड पार्टी में जगह नहीं कहीं मिल रही थी, इतनी आसानी से नहीं मिलती। इन लोगों को तो 2 साल में राज मिल गया भाई। 2012 का आंदोलन था, 14 में सरकार बन गई, राज में आने शुरू हो गए। तो बिल्ली का छीका टूट गया हो गया, वही वाली बात है। तो और ये कहाँ से आम आदमी है, मेरे को ये भी नहीं समझ में आती। आप इन आम लोगों की ना प्रोफाइल देखिए, ये सारे अच्छे खासे पैसे वाले हैं, वेल कनेक्टेड हैं, और जो खैर सरकार में आने के बाद जो इन्होंने पैसे का नंगा नाच किया है, राज्यसभा के इनके नॉमिनीज उठा के देखिए आप। इस पे तो बहुत बार चर्चा होती है, सारे के सारे धन्ना सेठ बिलियनर्स हैं सारे, मतलब उसके अलावा इनको कोई मिला ही नहीं। तो मैं राघव चड्ढा को इसलिए दोष ही नहीं देता। उससे यदि कोई उम्मीद रख रहा था तो बेवकूफ़ी थी। और जो मैं कहता हूँ, यदि आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए, वो अपने आप में इस चीज़ का एक संकेत है कि ये निष्ठावान आदमी नहीं है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है। तो जो इस तरह की भाषा, और ये जो होते हैं ना, ये मैं क्या था यार, उसने क्या कहा था कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी, ये ना फिल्मी डायलॉग हैं। लेकिन ये लोगों को पसंद आते हैं, और लोग इसमें लोग उम्मीद से होते हैं बेचारे, तो वो इस भाव में बहना भी चाहते हैं कि शायद ये वाकई ठीक बोल रहा है। लेकिन इस तरह की भाषा ही वो आदमी इस्तेमाल करता है जो उसमें विश्वास नहीं रखता। गहरा आदमी या भारी आदमी, वजन वाला आदमी ये भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं इस्तेमाल करेगा। आप किसी भी बड़े नेता को देखना कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल करी हो। तो किरण चौधरी जी ने बीजेपी में शामिल होने से पहले बोला था कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं बोल रही हूँ चौकीदारी चोर है। वो तो बहुत बड़ी परिवार से, इतने बड़े बैकग्राउंड से है, और पब्लिकली स्टेटमेंट्स हैं। कुलदीप बिश्नोई जी की बात कर लेते हैं, 2 बार पार्टी बदल चुके हैं, तो उनका तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, नेता भी सुलझे हुए हैं। देखिए कई बार इससे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखिए, मेरे तो इन सारे परिवारों से राजनीतिक के अलावा निजी संबंध हैं। हालांकि मेरा तालमेल कभी या मुलाकात मेरी ज़्यादा नहीं रही, और हो सकता है मेरी बात इनको बुरी लगे। मैंने पहले भी कहा जब ज्वाइन किया था बीजेपी को, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपनी इस गलती का एहसास आपको कुछ समय बाद होगा, क्योंकि आप जिन विरासतों से आए हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक कुछ समय का मंत्री पद या राज्यसभा की सीट, वहीं पे फुल स्टॉप है। बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी किसी भी तरह की पकड़ हो, चाहे वो उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से हो या वो किसी समाज के वर्ग को रिप्रेजेंट करते हों, उनका बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल तब तक करती है जब तक उसकी ज़रूरत होती है। जिस दिन वो इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है उसके बाद कोई जगह नहीं रहती। अंत में घूम फिर के वो अपने ओरिजिनल लोग जो उनके हैं उन पे ही आते हैं। तो मेरी तो श्रुति के लिए और भव्य के लिए शुभकामनाएं हैं। कुलदीप जी और किरण जी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं वो, अपना राजनीतिक विवेक उनका है, राजनीतिक समझ उनकी है। लेकिन श्रुति, और हालांकि श्रुति तो खैर मेरी जनरेशन की है, भव्य छोटा है, तो यदि उनको आगे की राजनीति करना है तो उनको आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ इस मुगालते में ना रहें कि आज के दिन वो सत्ता पक्ष के साथ हैं तो पॉलिटिकल लॉन्जेविटी उसी हिसाब से बनी रहेगी। तो मतलब इस बात के लिए आज आप
ऑन कैमरा आश्वस्त कर सकते हैं कि बृजेंद्र सिंह जी तो कांग्रेस में रह के इस लड़ाई को जारी रखेंगे? बीजेपी ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मैं 4.5 पौने 5 साल जो एमपी रहा, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि बीजेपी ने मुझे किसी भी तरह से ये एहसास दिलवाया हो कि मैं मतलब उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं बल्कि एक चीज़ बहुत बार कहता हूँ, शायद मैं इकलौता बीजेपी का सांसद था जो 6 संसदीय समितियों पे था। शायद मेरे ख्याल से एक आधा कोई होगा तो होगा, मुझे नहीं ध्यान। तो उस नाते मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुद्दा ही सारा ये है कि मेरा उनसे वैचारिक तौर पे कहीं से भी मेल नहीं खाता, और मैंने अपने आप को ये समझाया बहुत बार कि अगर मुझे 20-25 साल और यहाँ रहना है तो कम से कम मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ मैं अपने आप से सहज हूँ, जहाँ मैं अपने आप को जवाब दे सकूँ कि भाई तू ठीक जगह है और जो तू करना चाहता था वो कर रहा है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग बात। आज प्रदेश की बात करते हैं और 2 सवाल लेके फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं बृजेंद्र जी। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था है, सरकार अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, हर दूसरे दिन हम सोचते हैं कि फिरौती मांगने के लिए कभी किसी को शॉपकीपर को मार दिया, कोई जिम से बाहर आ रहा तो गोली असैसिनेट कर दिया गया। क्या लगता है कि चूक कहाँ पर है? चूक नहीं, मेरे को तो इसमें अब डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गया। मंशा ही नहीं है इस चीज़ को रोकने की। ऐसा नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कानून व्यवस्था, देखिए मेरा एक तो हमेशा से ये मानना है, सरकार या शासन और जनता, उनके बीच में जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो है कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन करने का। बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है तो विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी, आपके डेवलपमेंट के काम भी हो जाएंगे, इंडस्ट्री बने। लेकिन पहली चीज़ जो आपने लोगों को देनी है वो सुरक्षा है। और इस प्रकार का माहौल जो पिछले कुछ साल से हरियाणा में बना हुआ है, जिसका भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिक्र भी किया, मेरे को आंकड़ा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वो कोई सरकारी आंकड़ा ही दिया था उन्होंने जी। या किसी एजेंसी का आंकड़ा था कि 64 या 65 ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इस समय हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। ये हरियाणा में कभी नहीं हुआ। क्राइम तो हमेशा होता है, बट अगर आंकड़े वो दे रहे तो सरकार के पास भी होगा तो सरकार नहीं तो सरकार ने कभी उसको झुठलाया थोड़ी है, इसीलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं करता। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हरियाणा में कभी नहीं था, कभी भी नहीं उसको पनपने दिया गया। जब भी ये लगा कि कोई कुछ लोगों का नेक्सस क्रिमिनल्स का एक नेक्सस ऑर्गेनाइज्ड गैंग की शक्ल लेना शुरू हुआ है, उसको कभी किसी सरकार ने नहीं बर्दाश्त किया और उसको दबाया गया। अब ऐसा लग रहा है खुली छूट है। और ये देखिए, ये आपके जो बड़े शहर हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ गुड़गांव में है। अब तो आपको वारदात, ये फिरौती की और ये जो अगुवाई जो होती है, जो लोगों से मांगते हैं पैसा, जिसके पास भी 4 पैसे हो जाएं, ये अक्रॉस द स्टेट है। आपको हर दूसरे दिन प्रदेश के किसी ना किसी हिस्से से किस्सा सुनने को मिलता है। और देखिए, मैं अपने पूरी यात्रा के दौरान भी मैंने एक चीज़ का हमेशा जिक्र किया, किसी भी स्टेट को डूब मर जाना चाहिए यदि वो अपने वर्दीधारी सीनियर पुलिस अधिकारी को इसी तरह से कैमरे के सामने वर्दी में बिठा के और एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिठा के जिसका कोई अस्तित्व नहीं है सरकारी तौर पे या किसी भी हिसाब से, उससे माफ़ी मंगवाएं एक ऐसे काम के लिए जो उसने अपनी ड्यूटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया था। ये सिरसा मनीष सिंगला जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे उस डीएसपी का नाम याद नहीं है। वो पुलिस, आप सोचते हो आपके लिए कुछ ज़्यादा करने के लिए तत्पर रहेगी क्या? और दूसरा, जो पुलिस का खुद का हाल है, शीर्ष में वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड है, वो आपको ये दिखाता है कि जो गंद है वो तो टॉप में भी पूरी तरह से है। जहाँ इतने सीनियर लेवल पे भी यदि जातिगत प्रताड़ना का ये रूप है कि एक आदमी, इतना सीनियर अधिकारी सुसाइड कर जाए, तो आप समझ लो कि वो पुलिस के अंदर भी गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो सरकारी निज़ाम है, यात्रा में हम यमुनानगर में थे, इसमें कुरुक्षेत्र में थे जी। लोग कहते हैं कि जी
हरियाणा का सबसे पीसफुल डिस्ट्रिक्ट होता था हमारा, लेकिन पिछले 1.5 साल में जितनी वारदात हमारे यहाँ हुई हैं, कहता शायद पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई। कारण क्या है? कारण क्या है? वहाँ पे वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक वो नया एलिमेंट जुड़ गया, ये विदेश जाने वाला। तो उसके ऑफिसेज बहुत खुल गए वहाँ पे, उसमें पैसा बहुत है, पहुँच गए लुटेरे। वहाँ से बगल में ही कुरुक्षेत्र ज़िले में ही रादौर है। रादौर में मेरे को बताया गया जी इस फलाने चौराहे के बाद प्रदेश की चिट्टे की राजधानी है। आपको एक आदमी, साधारण व्यक्ति बताने लग रहा है। कमाल की बात और कि आपको बता रहे हैं, और क्या ये पुलिस और प्रशासन को नहीं पता? मिली भगत से होता है ना, पता ना होने का तो सवाल ही नहीं, मिली भगत से होता है। ये जो पंजाब का दंश है वो हरियाणा अपने ऊपर लेने लग रहा है। और आज के दिन ये जो ड्रग्स वाला जो किस्सा है, आप जिस प्रकार की भी वो ड्रग है, वो अब सिर्फ पंजाब की सीमा के साथ सटे हुए जिलों तक सीमित नहीं है, वो अंदर आ चुका है। और वो तभी आता है जब सरकारी तंत्र का उसको संरक्षण प्राप्त हो, ऐसे ही नहीं आ जाता। इतना फैलाव नहीं होता, लुका छिपी कोई काम इतने बड़े स्तर पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिन प्रदेशों में प्रोहिबिशन होती है और फिर भी वहाँ आपको फ्रीली दारू जब मिले तो वो तभी मिलती है जब सारे उसमें सम्मिलित हों, उस लूट के अंदर। बिफोर कंक्लूडिंग विजेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि हम अब आपके लिए जो एजेंडा सद्भाव यात्रा खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी के साथ आपने पूरे 90 विधानसभा कर लिया, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट लेकर चलने की बात थी, वो भी आपके साथ यात्रा में जुड़े। अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात करें, आपकी रणनीति की बात करें कि प्रदेश सरकार में, प्रदेश में जाएंगे जनता के बीच में, कांग्रेस किन मुद्दों पर रिप्रेजेंट करेगी, सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी? शिक्षा के ऊपर, रोजगार, पेपर कैंसिलेशन के ऊपर, हेल्थ, कौन सी ऐसी टीम है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस रणनीति पे कांग्रेस पार्टी या आप अपने कार्यकर्ताओं, लोगों के साथ बीच में जाएंगे जनता के? देखिए, आने वाला समय जो है वो तो एक लंबी जद्दोजहद का समय है। कोई ये नहीं है कि वो किसी एक मुद्दे पे सेंटर्ड होगा। मुद्दा तो हो सकता है आज के दिन नीट का पेपर है, CBSE का है, ठीक है, 6 महीने बाद हो सकता है मुद्दा कुछ और आए, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि आप निरंतर लोगों के बीच में बने रहें और उनकी बात को उठाते रहें। वो सबसे ज़रूरी है। और जहाँ तक मुद्दों को निर्धारित मुद्दे होंगे कौन से, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी डिसाइड करेगी और प्रदेश स्तर की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, वो प्रदेश स्तर डिसाइड करेगा। और फिर कुछ लोकल इश्यूज भी हो जाते हैं, वो एक अलग लेवल पे चलते हैं। तो मुद्दे क्या होंगे वो तो समय के साथ चलता है, आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते। जैसे हमारी यात्रा में भी जो संदेश था वो सद्भाव का था, लेकिन मुद्दे तो समय समय पे जो भी आते चले गए वो हम उठाते चले गए। चाहे वो मनरेगा ख़त्म करने का था, चाहे वो बेरोज़गारी का था, चाहे वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस का था, तो वो तो मुद्दे तो उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन मुद्दों की कोई कमी नहीं है। एक आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर ना बार बार जब राजनीति की बात होती है पार्टी, तो जाट और गैर जाट की राजनीति की बहुत बात होती है कि गैर जाट कम्युनिटीज़ कौन है, और ये इसको लेकर ऐसा कब होगा कि एक ऐसी रणनीति बने, ऐसी राजनीति हो जो प्रदेश के सभी लोगों को, उसमें किसी बिरादरी, कास्ट और उसकी बात ही ना हो, और सिर्फ प्रदेश के वेलफेयर को लेकर सबको साथ लेकर, ऐसी राजनीति कब होगी? आपने तो बिल्कुल हमारी सद्भाव यात्रा का निचोड़ ही निकाल दिया। हमारी यात्रा इसी चीज़ की थी। हम भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि देखिए राजनीति में सामाजिक समीकरण जो हैं उनकी भूमिका हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। कोई ये सोचे कि हम किसी आइडियल सिचुएशन में आ जाएंगे जब इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं होगा, तो उस गलत फहमी में तो आदमी को ना रहना चाहिए, ना लोगों को वो झांसा देना चाहिए। लेकिन उसको इतना तीखा ना कर दिया जाए कि लोगों के बीच में घृणा पैदा होनी शुरू हो जाए, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी वो काम करती है। मैं नहीं कहता कि पहले जातिगत आधार पर वोट नहीं मिलता था या लोग जुड़ते नहीं थे, जुड़ते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि दूसरे के प्रति घृणा पैदा करके आप उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। अब ये कॉन्शियसली इस चीज़ को करते हैं। मॉडल बड़ा सिंपल है। मॉडल इनका थोड़ा अटपटा लगता है। इन्होंने अपनी सारी सीख जो है वो फांसीवाद से ली हुई है, जो 1920-30 का दशक, 40 का दशक यूरोप का था जी, खास तौर पर जर्मनी और इटली से जी। उनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी थी, उनकी राजनीति बड़ी सीधी थी कि समाज के किसी एक वर्ग को चिन्हित कर लो कि सब कुछ हमारे यहाँ गलत इनकी वजह से हो रहा है,
उस चीज़ को बार बार बोलो और लोगों को कन्विंस कर दो ताकि वो उनके खिलाफ हो जाएं। तो वो आपको किसी अच्छे बेहतर कल के लिए नहीं प्रेरित करने लग रहे, बल्कि किसी एक समाज के हिस्से से नफरत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वो समाज का वर्ग कौन सा होगा, वो उसका निर्धारण होगा परिस्थितियों से, समय से और आवश्यकता से। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान ढूंढ लिए, प्रदेशों में जहाँ मुसलमान नहीं हो जातियाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं। तो महाराष्ट्र में मराठे ढूंढ लिए, यहाँ पे जाट ढूंढ लिए, यूपी बिहार में यादव ढूंढ लिए तो मतलब, और उनके खिलाफ सबको करो। और तो छोड़िए, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी विभाजन का प्रोग्राम निकाल लिया। उसके अंदर भी बहुत कुछ आ गया अभी, सिर्फ इसलिए कि इनकी संख्या बहुत है। हाँ। और अब राजनीतिक तौर पे एक समझ बढ़ चुकी है। कांशीराम जी के बाद और अंबेडकर जी का जो एक विचार है वो पूरा जोर पकड़ चुका है। तो राजनीतिक तौर पे क्योंकि मजबूती आ रही है, तो उनके अंदर ही पैदा कर दो, वो बीज बो दो। और उन बीजों की शुरुआत कहाँ से है? ईर्ष्या से। ईर्ष्या को फिर घृणा में तब्दील करते हैं कि देखो एक अब टाइम टेस्टेड मॉडल हो चुका है, उस पे ये चल रहे हैं। लेकिन ये इनके मॉडल हैं सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए। असली मंशा इनकी सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं है, या सत्ता में लंबे समय तक रहने की नहीं है। असली मंशा ये है कि पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दें ताकि वो व्यवस्था ही इनके अनुसार फिर आगे काम करे। वो सोच है। तो ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी सिर्फ उस राजनीतिक सोच की नहीं है कि इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के बाद ये 4-5 चीज़ें हमको करनी है। पूरी व्यवस्था बदलने की सलाह है। एक अंतिम सवाल, मैं एक सवाल मिस कर गया था बीच में। हमारे हरियाणा की 2 क्षेत्रीय पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, पिछले दिनों इनके कुछ वीडियोस भी आए, कुछ चर्चा भी। अभी पहले अर्जुन चौटाला का वीडियो आया रोहतक से प्रशासनिक अधिकारी के साथ। बीच में दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनका भी एक वीडियो आया था कि भाई वो एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसके साथ हुए गाड़ी वाड़ी के। तो ये जो इंसिडेंट चल रहे हैं, पहले तो आप इनकी जो सीरियसनेस है इन पार्टियों का, दोनों इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, इनका भविष्य क्या देखते हैं? इनके भविष्य के बारे में मेरा बड़ा सिंपल मानना है। मैं सही हूँ या गलत हूँ वो तो समय बताएगा। हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है और ये पहली बार हुआ है 2014 के बाद जब यहाँ पे आमना सामना 2 राष्ट्रीय दलों का है। सिर्फ पहले था कांग्रेस और क्षेत्रीय दल होता था, चाहे देवीलाल के इर्द गिर्द उसका नाम बदलता रहा। कभी लोक दल हो गया, कभी दमकीपा हो गया, कभी समता पार्टी होगी, इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी भी उसी की उपज है जी। वो स्थिति 2014 में बदल गई। अब यहाँ पे 2 राष्ट्रीय दल आमने सामने हैं। छोटा प्रदेश है साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। फिलहाल इसमें तीसरे की उस तरह से कोई जगह नहीं। बाकी देखिए, दुष्यंत तो राजनीतिक तौर पे बहुत कुछ रह लिए, एमपी रह लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह लिए, तो उनको मैं कोई सलाह देने वाला नहीं होता। लेकिन अर्जुन को मैं छोटे भाई के नाते ये सलाह ज़रूर दे सकता हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नए ज़माने के हैं, आप अपने आप को जेन ज़ी या उसके आसपास भी मानते हैं। समाज के इस वर्ग को इस तरह की हरकतें पसंद नहीं है जो आपने की पीछे। आपको किसी ने सिखाया है या किसी ने जानबूझ के उकसा के ये काम करवाया, आपको 3 दिन की अखबार में और मीडिया में आपकी कवरेज तो हो जाएगी, लेकिन अंत में लोग ये चीज़ याद रखते हैं और आपकी जो पहचान है वो उसी अनुसार, जिसको परसेप्शन बोलते हैं, वो परसेप्शन उसी तरह की बननी शुरू हो जाती है। और आज के ज़माने में और आने वाले समय में दबंगई के लिए कोई जगह नहीं है, ख़ास तौर पे जो ठीक सोच विचार वाले जो लोग हैं। और ये भी आप मान के चलिए कि इस दबंगई की वजह से ही या इस परसेप्शन की वजह से ही बीजेपी जैसी पार्टी हरियाणा में पनप पाई। बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। और जो हमारी कन्वर्सेशन रही, मुझे लगता है कि जेन्युइनली मैंने भी कोशिश की और आपने भी कोशिश की, बड़ी निष्पक्षता के साथ रही, बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियन के साथ रही। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आपने सद्भाव यात्रा के तहत जो पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम आपका ध्येय था, वो आपने मकसद पूरा किया।
सक्सेसफुल यात्रा आपने कंप्लीट की और हम आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो पूरी पृष्ठभूमि राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को आप आगे बढ़ाते हुए जो आपने अपने प्रशासनिक करियर को छोड़कर आपने राजनीति का दायित्व और बीड़ा उठाया है, अब इसको लेकर प्रदेश की सेवा करें। हमारी बहुत शुभकामनाएं कि प्रदेश के मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं। कांग्रेस पार्टी को आप कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनकर, प्रतिनिधि बनकर आप जनता के बीच में रहें। यही हम चाहेंगे कि प्रदेश के वेलफेयर के लिए जो काम आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। और हमारी शुभकामनाएं कि इसी प्रकार जिस तरह सद्भाव यात्रा निकाली, ये सद्भाव प्रदेश के हर वर्ग, जाति विशेष और लोगों के बीच में रहे, ताकि हमारा इवेंचुअली हमारा हरियाणा जो है उन्नत और खुशहाल होता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लिए। उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे आज चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सद्भाव यात्रा के अंदर जो पूरा क्रक्स निकल के आया कि सद्भाव यात्रा कैसे शुरू हुई, कहाँ रही, क्या चुनौतियों का सामना किया इन्होंने और उस दौरान क्या फीडबैक्स रहे, जनता के साथ जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, और सबसे बड़ी बात कि चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी ने जो अपने आप को इस सद्भाव यात्रा के तहत जो स्थापित कर पाए, लोगों के प्यार के साथ, लोगों की जो ब्लेसिंग्स मिली, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था कि हरियाणा के अंदर उनको जिस तरह का लोगों का साथ और सहयोग मिला। और सबसे बड़ी बात कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जो राजनीतिक विरासत उनके परिवार की, छोटू राम जी की, उसको आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस पार्टी के फ्रंट रो के अंदर ध्वजवाहक बनते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश के मुद्दों को आगे उठाते हुए निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम निष्पक्ष शो के अंदर ऐसे ही और राजनीतिक शख्सियतों के साथ बात करने और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, और जो मुद्दे वाकई में ही लोग जानना चाहते हैं, सवाल जो आप सुनना चाहते हैं, जिनके जवाब वो ज़रूर पूछें। हमारे लिए कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और इस प्रोग्राम की अपडेट डिटेल्स आपके साथ साझा कर दी जाएंगी। तो ज़रूर देखिएगा इस प्रोग्राम को, और जो भी हमारे लिए सेशन हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।